अच्छा बस करो, तुम दोनों जैसी है ये बस आते तुम दोनों पे ना जाए इसकी। इशी मिशी की लड़ाई को बढ़ता देख के ऋषि ने डांट के कहा तो दोनों मुंह बना के उसे देखने लगी। हिमदान बेटा, अब तुम भी शादी का सोच लो, ताया बन गए हो। रिया हिमदान को देखते हुए बोली, जो बच्ची गोद में लिए ईमान और हनान को इसके छोटे छोटे हाथ दिखा रहा था। ना भाई, ये तो तब शादी करेंगे जब इनकी भतीजी खुद इन्हें सेहरा बांधेगी। ज़रार जो जॉब पे जाने के लिए सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहने आया था, दरवाजे में खड़े होते शरारत से बोला, हाँ वो सेहरा तो मैं भी बांध सकती हूँ, बल्कि एक काम करते हैं, दानी भाई को सेहरा मैं ही बांध दूंगी, कैसा? इशी ज़रार को देखते खुशी से बोली और बात ख़त्म करके सबसे राय लेने के लिए सबकी तरफ देखा जो हंसी छुपा रहे थे, जबकि हमदान मुंह खोले से देख रहा था। इशी मिशी जाओ किचन में, देखो सूप बन गया। मन्नो को ला के तो सुबह से बेचारी ने कुछ नहीं खाया। इशी को दोबारा मुंह खोलते देख के रिया बोली तो वो भी मन्नो के थके थके चेहरे को देख के किचन में चली गई। इसके पीछे ही मिशी भी निकल गई तो सबने हमदान को देखते हुए कहका लगाया जो सर पकड़ के बैठ गया। 2 साल पहले सब बड़ों ने इसका और इशी का रिश्ता तय कर दिया था, मगर इशी अभी छोटी थी तो उसे नहीं बताया गया। इशी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। इशी किचन में बैठी नूडल्स खा रही थी जब ऋषि शेल्फ साफ करते हुए बोली, जी। मुंह में नूडल डालते वो मसरूफ अंदाज में बोली, हम सब बड़ों ने फैसला किया है, ईमान के वापस आते ही इसकी शादी करेंगे तो साथ तुम्हारा और मिशी का निकाह भी कर दें। कपड़ा शेल्फ पे रखते ऋषि इसके पास बैठी और सुकून से बोली तो इशी ने हैरत से उसे देखा। हैं? अस्तगफुरुल्लाह, छोटी बहन, हम लड़कियां हैं और बहनें हैं। बमुश्किल मुंह में डाला निवाला हलक में उतारते पूरी आंखें खोल के बोली तो ऋषि ने मेज पे पड़ा चम्मच उठा के उसके बाजू पे मारा। इशी, उफ, अक्ल की अंधी, मेरा मतलब है लड़कों से तुम दोनों का निकाह कर दें। ऋषि ने गुस्से से कहा तो इशी का रुका हुआ सांस बहाल हुआ और उसने चम्मच मारने पे मुंह बना के ऋषि को देखा। छोटी बहन, क्या पराया मुंडा बर्बाद करना। इशी दोबारा इम्तिनान से नूडल खाते हुए बोली तो ऋषि ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। बको मत, मैंने कह दिया सो कह दिया। ईमान के आते ही इसका निकाह होगा और साथ ही तुम दोनों का भी। बस अपना हिस्सा ख़त्म करके मिशी का बाउल उठाते देख के ऋषि ने इसके बड़े हुए हाथ पे थप्पड़ मारा और मिशी का बाउल उठा के सेल्फ पे रखते हुए दो टोक अंदाज में बोला, ऐसे कैसे निकाह होगा, लड़का तो दिखाएं। नूडल उठाने और फिर अपना फैसला सुनाने पर इसी का हैरत से मुंह खुल गया और मेज़ बजा के वो इल्तिजा करने वाले अंदाज में बोली, लड़का अच्छा है। ऋषि ने मुख्तसर तो जवाब दिया, ऐसे कैसे मान लूँ, आप शायद गंजा लड़का ढूंढ लाए हो मेरे लिए, ये ऐसी तोंद निकली हो, ये दांत बाहर हो। फिर इसी मुंह बनाकर इल्तिजाया बोली तो ऋषि ने माथा पीटा, तुम्हें निकाह वाले दिन दिखा दिया जाएगा न लड़का। तो ठीक है, मैं भी पेंसिल साथ लेके जाऊंगी और निकाह नामे पे साइन पेंसिल से करूंगी, दूल्हा पसंद ना आया तो रेजर कर दूंगी। इसी आंखें घुमाती हतमी लहजे में बोली। इशी, इससे पहले कि ऋषि इसकी बात के सदमे में निकलती और कुछ बोलती, इशी ने शेल्फ पे पड़ा मिशी का नूडल का बाउल उठाया और जबान दिखाती बाउल लेके कमरे में भाग गई। ऋषि को जब समझ आया तो दोनों हाथ में इस पे मारती जोर से बोली, मगर तब तक इशी रूम अंदर से लॉक कर चुकी थी। बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, शाह हाउस जाना है। मिनाल की बेटी को देखने नाजली कमरे में बैठी नोइन के साथ खेल रही थी जब मरीरा ने आके बताया, उसे मुझे दे दो, सारा को दे आओ, उसे भी तैयार कर दे, हाजिक आने वाला होगा। नाजली को खोया हुआ देख के बरीरा इसके सामने से नोइन को उठाते हुए बोली, जो दोनों हाथों से पाँव का अंगूठा पकड़े इधर उधर झुलाते हुए नाजलीन को देख रही थी। मॉम, मुझे नहीं जाना, वो जूनी का एक काम करना है। नाजरीन जल्दी से बहाना बना गई तो बरीरा ने संजीदगी से उसे देखा, हम ज्यादा देर वहाँ नहीं रुकेंगे, तुम तैयार हो जाओ जल्दी। बरीरा ने दो टोक अंदाज में कहा और नोइन को लेकर कमरे से निकल गई तो नाजली ने गहरी सांस लेते हुए दरवाजे को देखा। पिछले 2 सालों से बारहा इसने कोशिश की इस रिश्ते के बारे में सोचने की, मगर नाकाम रही। अरे नाजरीन बेटा, तुम भी कुछ
लो ना, जब से आई हो चुप चुप बैठी हो। नाजरीन को खामोशी से उंगलियां मरोड़ते देख के रिया प्यार से बोली तो नाजरीन हल्का सा मुस्कुराई। इशी मिशी घर नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, वेलकम वेलकम। नाजरीन ने जैसे ही हाथ बढ़ाया उसे सबकी तो जोश आवाज सुनाई दी। उसने खड़े होते हैं पीछे मुड़कर देखा तो वही शॉकेट हो गई। पीछे ईमान और हनान सफरी बैग उठाए मुस्कुराते हुए सब से मिल रहे थे। इशी मिशी, हमदान और जरार भी साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो लोग इनको लेने एयरपोर्ट गए थे। बरीरा हाथ से सब बारी बारी मुस्कुराते हुए इन्हें मिले, यानी सबको मालूम था सिर्फ वही अनजान थी। नाजरीन ने संजीदगी से बरीरा को देखा तो वो नजरें चुरा गई। नाजरीन को अपना आप यहाँ इनफिट लगा तो सबको यह ऐसे ही छोड़ के वो खामोशी से बाहर चली गई। ईमान ने मुस्कुराते सबको मिलते इसको देखा। आउच, तुमने क्या सारी जिंदगी यही काम करना है, दूसरों से टक्करें मारना? नाजली कुछ देर सहन में रुकने के बाद जैसे ही बाहर से अंदर जाने के लिए मुड़ी तो काल पे बात करते सामने से आते ईमान से टकराई। नाजली तो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई, मगर ईमान मिट्टी के गमले पे गिरा और खड़ा होकर हाथ झाड़ते गुस्से से बोला, नहीं, मेरा एक और काम भी है, बुराई खत्म करना, जिसकी शुरुआत मैं शाह हाउस से करने जा रही हूँ। नाजरीन दांत पीस के बोली तो ईमान ने गुस्से से उसे देखा। बात ऐसे कर रही है जैसे दुनिया की छोटी डॉन है, और जहाँ बात आई बोलने की वहाँ भीगी बिल्ली बन गई। ईमान ने ताना मारा तो नाजरीन ने संजीदा नजरों से उसे देखा। सुनो, कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल गया मुझ जैसे हैंडसम पॉपुलर लड़के को देख के? नाजरी खामोशी से जाने लगी तो ईमान को ये अच्छा ना लगा। वो जानबूझ के उसे छेड़ने के लिए बोला और इसकी बात सच हुई। नाजरीन वाकई तब की शक्ल देखी है अपनी, मेरी तरफ से फुल स्पीड है, स्पीड से भाड़ में जाओ तुम भी और तुम्हारी फॉर्म भी। नाजरी गुस्से से पांव पटक के बोली, तभी इसका गुस्सा कम ना हुआ तो ईमान की तरफ मुड़ते उसे जोरदार धक्का मार के अंदर चली गई। ईमान इस हमले के लिए तैयार ना था और साथ ही धड़ाम से जमीन पे गिरा। नाजरीन के अंदर जाती वो कोहनियों के बल बैठ के और मुस्कुराने लगा। इन 2 सालों में इसकी नजर नाजरीन को लेकर बिल्कुल बदल गया था। वैसे इतनी लड़ाई फिट रहने के लिए अच्छी होगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर कपड़े झाड़ने लगा। आपने कोई खास बात करनी थी क्या? रात साहब मिलकर खाना खा रहे थे जब एहराम साहब को देखकर आसिफ बोला जैसे उन्होंने एक जरूरी काम से घर बुलाया था। नाजरीन लोग भी यही थे। हाँ, सबसे करनी थी। असल में हमने सोचा इस जुम्मे को बच्ची का हकीका करेंगे और उसी दिन नाजली और ईमान का निकाह भी, साथ ही इशी मिशी का निकाह भी कर दें। क्या? हम साहब जैसी ही बोले नाजली हैरत से चीखी। सब इसकी तरफ देखने लगे तो ईमान ने मुस्कुराहट दबाई। इन 2 सालों में वो बिल्कुल नहीं बदली थी। इसका क्या, आज भी वैसा ही था, बस फर्क ये था आज ईमान नहीं चीखा था। बरीरा ने सब पकड़ लिया कि कुछ भी हो जाए नाजली नहीं बदलेगी। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या कुछ लफ्ज़ आगे पीछे हो गए हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी मुश्किल से पढ़ पा रही हूँ, तो अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। शाह हाउस। जुमा आज सब के लिए बहुत ख़ास दिन था। शाह हाउस में हर तरफ खामोशियों का समा था, हर कोई तैयारियों में मसरूफ़ था। आज शाम मिनाल और हनान की बेटी जिसका नाम नूरम रखा गया था, इसका कीका था। वहीं इशी मिशी ईमान जरार का निकाह भी था। इशी बहुत एक्साइटेड थी अपना दूल्हा देखने के लिए। इशी मिशी तुम लोग सामान डाल लो, हनान तुम लोगों को मार्की में छोड़ दे, वहाँ ब्यूटिशियन और नाजली पहुँच चुकी हैं। ऋषि कमरे में आती मसरूफ अंदाज में बोली, जहाँ मिशी अपनी चीज़ें पैक कर रही थी जबकि इशी चॉकलेट खाने में मसरूफ थी। मेरी चीज़ें पैक हो गई छोटी बहन, ये इशी की रह गई हैं, आप उसे उठा दें। मिशी जिप बंद करती बोली तो ऋषि ने कमर पर हाथ रखकर इशी को देखा जो अब चॉकलेट खत्म करने के बाद उंगली से पैकेट के साथ लगी चॉकलेट उतार कर खा रही थी। अच्छा, ऐसे ना देखे, मासूम बच्ची को करती हूँ पैक, ये तो मैं एनर्जी के लिए खा रही थी, निकाह के वक्त रोना भी तो होगा ना। पैकेट बास्केट में फेंकती वो अफसुदगी से बोली और उठकर अपनी चीज़ें पैक करने लगी। रोना क्यों? मिशी उसे देख के हैरानी से बोली, भाई अब मैं इतने बेशरम दुल्हन भी नहीं जो निकाह के वक्त एक आंसू तक ना पाए। हील बैग में
फेंकते ऋषि आंखें घुमाकर बोली तो ऋषि ने माथा पीटा। चलो जल्दी करो दोनों, मैं हनान को कहती हूँ गाड़ी निकाले। हनान भाई क्यों, ये दानी भाई क्यों नहीं जा रहे छोड़ने? ऋषि बिगड़ कर बोली तो ऋषि ने फौरन अपना तासत छुपाया। वो किसी काम में बिजी है। ये तुम क्या हर वक्त दानी 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 करती रहती हो? हनान छोड़ रहा है ना, तैयार हो जाओ तुम। ऋषि थोड़ा डांट के बोली तो ऋषि मुंह के जावी बिगाड़ने लगी। ऋषि के जाते ही ऋषि दरवाजे को देखते बाकी चीजें बैग में पटकने लगी। ये क्या कर रही हो? ऋषि ने साइड टेबल से मुस्कुराते हुए पेंसिल निकाली और इस पे प्यार से हाथ फेरते हुए बैग में डालने लगी। तो ऋषि ने आंखें फाड़ के इसको देखते हुए पूछा, निकाह की तैयारी? ऋषि आंख दबाते हुए बोली तो ऋषि ने सर नफी में हिलाया। फिर दोनों अपने अपने बैग लिए बाहर आ गई, जहाँ हिनान इन दोनों का वेट कर रहा था। हिनान के साथ दोनों मार्की की तरफ रवाना हुई, जहाँ नया ड्रामा इनका इंतजार कर रहा था। ये तुम क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो? ऋषि मिशी मार्की में पहुंच चुकी थी। पिछले 1 घंटे से तैयार होते ऋषि मुसलसल नाजली को देख रही थी, जो बिल्कुल चुप बैठी थी। 3 ब्यूटिशियन अलग अलग तीनों को तैयार कर रही थी। नाजली ने मेहरून कलर का लहंगा पहना हुआ था। ऋषि मिशी की नेवी ब्लू कलर की तुर्क मिक्सी थी, जिस पे मोतियों की लड़ियां लगी हुई थी। नाजलीन तकरीबन मुकम्मल तैयार हो चुकी थी। खोई खोई सी वो बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। स्मोकी आईज के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऋषि मिशी का भी स्मोकी आईज मेकअप था। जब मेकअप मुकम्मल हुआ और ब्यूटिशियन ने ऋषि के बालों का हल्का सा जूड़ा बना के सामने से निकली कुछ लिटें कर्ल करना शुरू की, तो ऋषि ने संजीदगी से कहा। नाज़नीन ने एक नाराज नजर इस पे डाली, फिर सामने देखने लगी तो ऋषि ने हैरत से मिशी को देखा, जो इन्हीं दोनों को देख रही थी। ब्यूटिशियन ने हेयर स्टाइल बनाने के बाद इसके जूड़े में खूबसूरत सा सफेद कलर का क्राउन सजाया, जिसके साथ नेवी ब्लू कलर की जाली लगी थी। मेकअप मुकम्मल तैयारी के बाद ब्यूटिशियन ने इसके मुंह पे मेकअप सेटिंग स्प्रे की। इसके बाद ऋषि ने फुल साइज मिरर में अपना मुकम्मल जायजा लिया। गले में सफेद माला डाली थी। हील की वजह से इसकी हाइट काफी लंबी लग रही थी। मिशी भी तैयार हो चुकी थी। दोनों को बिल्कुल एक जैसा देख के ब्यूटिशियन भी कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, अब बताओ इतनी प्यारी शक्ल को गुब्बारा क्यों बनाया हुआ है? इसी दोनों हाथों से अपनी मैक्सी संभालती बमुश्किल चलकर नाजलीन तक आई और इसके सामने मिरर के साथ एक लगा के खड़ी होती बोली तो नाजलीन ने दुख से उसे देखा। 5 मिनट इसी खामोशी की नजर हो गए। नाजलीन खामोशी से उसे देखती रही और ऋषि इसकी खामोशी का मतलब समझने की कोशिश करती रही। अचानक मुंह पे हाथ रख के नाजलीन फूट फूट कर रोने लगी और ऋषि मिशी घबरा गई। ब्यूटिशियन भी इसके पास आके उसे खामोश कराने लगी कि इसके ऐसा रोने से सारा मेकअप खराब हो जाएगा। तुम दोनों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुंह पर हाथ हटाते नाजरीन हिचकी लेते वह मुश्किल बोली तो ऋषि संजीदगी से आंखें मटकाती हुई उसे देखने लगी, जबकि इसको ऐसे रोता देखकर मिशी भी रोने लगी थी। ऐसा कुछ बुरा भी नहीं किया, अच्छा है मेरा भाई। ऋषि थोड़ा मुंह टेढ़ा करके बोली, तुम तो ना भाड़ में जाओ और तुम्हारा भाई भी। सामने टेबल से परफ्यूम की बोतल जमीन पर फेंकते वो गुस्से से बोली और अपना लहंगा संभाले रूम के साथ की खिड़की के पास चली गई। ऋषि ने घूर कर इसकी पुष्ट को देखा, जबकि मिशी और ब्यूटिशियंस बुद्ध बनी अभी तक नाजलीन के रिएक्शन समझने की कोशिश कर रही थी। बाहर सब आ चुके थे। थोड़ी देर में इन तीनों का निकाह था। चलो ऋषि, मिशी और नाजलीन जा चुकी हैं, तुम भी चलो ताकि निकाह शुरू हो। ऋषि ब्राइडल रूम में बैठी अपनी चूड़ियों से खेल रही थी जब ऋषि कमरे में आती हुई बोली। इसके पीछे ही मनाल और सारा भी थी जो इसको लेने आई थी। चलें। ऋषि ने बैग से पेंसिल निकालकर क्लिच में डाली और मैक्सी संभालते हुए खड़ी होकर बोली, ये क्या है? ऋषि इसको पेंसिल क्लिच में डालते देख के तवे चढ़ाए बोली, ओहो छोटी बहन पेंसिल है ये। ऋषि माथे पे हाथ मारते बोली, वो तो ठीक है मगर इसको करोगी क्या? सारा बहुत उलझी हुई थी, इसीलिए नासमझी से इसको देखती हुई बोली, लो जी, आपको नहीं बताया छोटी बहन ने? मैं ये इसलिए रख रही हूँ कि मुझे नहीं पता मेरा निकाह किससे हो रहा है। मैं निकाहनामे पे इस पेंसिल के साथ साइन करूंगी, बाद में अगर दूल्हा ना पसंद आया तो साइन रेजर कर दूंगी, सिंपल। इसी मजे से बोली। जैसे जैसे वो बोल रही थी मिनाल और सारा की आंखें हैरत से खुलती गई। तुम पागल हो गई हो, खबरदार जो बाहर जाके कोई ड्रामा किया तो। ऋषि इसका बाजू पकड़ते गुस्से से झंझोड़ कर बोली, ओहो छोटी बहन, आप तो
इससे तमाशा ना कहें, ये तो हमें विषय में मिला है। भला क्या हमारा निकाह नॉर्मल लोगों जैसा हो सकता है क्या? ऋषि आंखों से मसनूई आंसू साफ करते दुखी अंदाज में बोली तो ऋषि गड़बड़ा के इधर उधर देखने लगी, जबकि सारा और मनाल ना समझी से कभी ऋषि को देखती तो कभी ऋषि को। ऋषि को अपना निकाह याद आया तो उसने दुख से ऋषि को देखा। यही यानी यहाँ भी मखफात अमल था। ओके, मैं भेजती हूँ तुम्हारे दूल्हे को, मगर खबरदार जो उसे देख के तुमने कोई ड्रामा किया तो। ऋषि उंगली दिखा कि उसे वार्न करती बाहर चली गई तो सारा और मृणाल भी हंसी दबाती इसके पीछे बाहर चली गई, जबकि ऋषि एक्साइटेड सी इधर से उधर घूमने लगी। आम अहम ऋषि खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी थी जब हमदान अंदर दाखिल हुआ और गला खंगार के ऋषि को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। क्रीम कलर की शेरवानी में खुस्सा पहने वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अरे ये क्या कर रही हो? ऋषि हमदान को देख के उलझी, फिर मुस्कुराती हुई इसके पास आई और दोनों साइड से इसके पीछे झांकने लगी। तो हमदान ने नासमझी से उसे देखते हुए बोला, अरे ये क्या? मुझे लगा आज भी छोटी बहन ने आपको ही भेजा होगा मेरे दूल्हे के साथ, मगर वो तो कहीं नहीं है। ऋषि मायूस होते हुए बोली, वेट, कहीं आपको छोटी बहन ने इस बार भी मुझे समझाने के लिए तो नहीं भेजा? देखे धानी भाई, मैं साफ साफ कह रही हूँ, मैं ऐसे नहीं मानूंगी इस दफा। अभी हमदान कुछ बोलता ऋषि खुद ही अपनी बातों को अपने मर्जी का रंग देते उंगली उठा के वार्न करने वाले अंदाज में बोली, ऋषि ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली तुम्हारी शादी मुझसे ही हो रही है। हमदान माथा दो उंगलियों में मसलता हुआ बोला तो ऋषि के चेहरे ही मुस्कुराहट फौरन गायब हुई। वाट? ऋषि इतना चीख के बोली कि बाहर आवाज जाने के डर से हमदान को फौरन इसका मुंह पे हाथ रखना पड़ा। दानी भाई आप मजाक कर रहे हैं ना, है ना? ऋषि शॉक्ड सी बोली तो हमदान को इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। अरे ऋषि पागल हो क्या? तुम्हें क्या लगता है भाई निकाह गवान सब मौजूद है और मैं यहाँ तुमसे मजाक कर रहा हूँ? हमदान नरम मगर संजीदा आवाज में बोला तो ऋषि ने लब काटते हुए आंखें टमटमाते हुए उसे देखा। हाँ ऋषि, अरे ऋषि प्लीज रोना तो बंद करो। ऋषि जोर जोर से चीख के रोने लगी तो हमदान ने परेशानी से उसे देख के कहा, दानी भाई धोखा हुआ है मेरे साथ। ऋषि दोनों हाथों से आंखें रगड़ती हुई बोली तो हमदान ने माथा पीटा, क्योंकि ऋषि की आंखों पे लगा आईशेड आसपास फैल चुका था। प्लीज सबसे पहले भाई कहना तो बंद करो। तो हमदान टिश्यू ढूंढता हुआ बोला, ये अच्छा तमाशा है, पहले मार मार के कहो कि भाई कहना है, और जब बड़े हो के आदत हो जाए भाई कहने की तो मार मार के कहो, अब भाई ना भाई मत कहना। ऋषि दोनों हाथ कमर पे रखे चढ़ा कर बोली तो ना चाहते हुए भी हमदान की हंसी निकल गई। ठीक है, एक शर्त पे करूंगी शादी। इसको परेशान देखकर आखिरकार ऋषि को तरस आ गया तो उसने गर्दन अकड़ा कर कहा। तभी हमदान इसके सामने टिश्यू का डब्बा रखते शर्त पूछी। ऋषि ने नासमझी से टिश्यू देखे तो हमदान ने इसकी आंखों की तरफ इशारा किया। जैसे ही ऋषि शीशे की तरफ मुड़ी तो जोर से चीखी। हमदान ने दोबारा इसके मुंह पे हाथ रखा और चुप रहने का कहा। फिर ऋषि आंखें साफ करने लगी तो हमदान सामने सोफे पे बैठ के संजीदगी से उसे देखने लगा। क्या शर्त है अब बताओ? जब ऋषि आंखें साफ करके फारिग हुई तो हमदान ने पूछा, अब आप मुझे अपना एक यूनिफॉर्म देंगे? ऋषि आंखें घुमा कर बोली तो हमदान की आंखें हैरत से फैली। ऋषि ये बाजार से लाया नहीं है, मुझे जॉब पे आर्मी की तरफ से मिला है। हमदान संजीदगी से बोला। तो क्या हुआ? ऋषि मुंह बनाकर बोली, तो ये हुआ है कि उसे हासिल करने के लिए आपको सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उससे ऐसे नहीं मिलता। हमदान संजीदगी से बोला तो ऋषि ने गुस्से से उससे घूरा। तो क्या ये कम है कि मैं आपसे शादी कर रही हूँ? ऋषि खड़ी होकर बोली तो हमदान ने दो उंगलियों में माथा मसला। ऋषि प्लीज समझने की कोशिश करो। हमदान बेबसी से बोला तो ऋषि ने आंखें छोटी करके उसे देखा। बोले 5 रुपए की पेंसिल? ऋषि संजीदगी से बोली। ऋषि ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं बस बोले 5 रुपए की पेंसिल। हमदान के समझाने के बावजूद ऋषि चिढ़कर बोली, ओके 5 रुपए की पेंसिल। हमदान हार मानते हुए बोला, तेरी मेरी शादी कैंसल। ऋषि जबान दिखा के बोली और दोनों हाथ सीने पे बांध के मुंह मोड़कर बैठ गई, जबकि हमदान मुंह खोले उसे देख रहा था। तभी काफी देर बाहर ना आने पर शाह, ऋषि, जरी और आरिफ अंदर आए। ऋषि इनकी तरफ कमर थी, जबकि हमदान इनको आते देख चुका था। जब शाह ने इशारे में उससे पूछा कि क्या बना, हमदान ने रोती सूरत बना के सर नफी में हिलाया। शाह को बेख्तियार इस पे तरस आया, क्योंकि वो खुद इस सिचुएशन से गुजर चुका था। ऋषि और जरी आरिफ
ऋषि और जरी आरब के इशारे पर ऋषि को समझाने आगे बढ़े तो शाह हमदान के पास आया और इसके कंधे पे हाथ रखा। सब्र करो बेटा, समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत, गुजर चुका हूँ ऐसे हालात से। शाह दुखी अंदाज में बोला तो हमदान ने हैरत से उसे देखा, जबकि शाह की हालत देख के आरब ने बामुश्किल हंसी रोकी, क्योंकि वो यहाँ हंस के कुछ हद तक बनी बनाई बात बिगाड़ नहीं सकता था। इशी मेरी जान, तुम हमदान से शादी कर लो और उसे अपने पापा जी की आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरा कर दो। ऋषि इशी के सामने बैठ के इसके हाथ अपने हाथों में लिए दुखी अंदाज में बोली तो शाह ने हैरत से उसे देखा कि भला आखिरी ख्वाहिश ही क्यों, बाकी सबकी हालत भी इससे कुछ मुख्तलिफ ना थी। देखें छोटी बहन, मैं किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाली। इसी ने साफ हाथ नचा के कहा, बेटा मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही, ये एक बहुत बड़ा राज था जो शायद आखिरी दम तक मेरे सीने में दफन है, मगर आज तुम्हारी जिद के सामने मैं मजबूर हूँ कि तुम्हें सब सच सच बता दूं। देखो बेटा, तुम्हारे पापा की ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी हमदान से हो जाए और मिशी की शादी जरा से, ताकि वो सुकून से मर सकें। असल में तुम्हारे पापा को एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है, डॉक्टर ने कहा है इनके पास बहुत कम वक्त बचा है, और ये बात हमने आप सबको इसलिए नहीं बताई कि आप लोग परेशान ना हो। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना तो ये देखो अपने पापा की मेडिकल रिपोर्ट्स। ऋषि आंसू साफ करती बोली, जबकि इशी इसकी बात सुनकर ही पत्थर की हो गई थी। कमकमाते हाथों से ऋषि के हाथ में पकड़ी रिपोर्ट ली, जिसपे पेशेंट नेम पे शाहजेब यावर शाह लिखा देखकर इसकी रही से ही जिद भी मर गई। तुम्हें क्या बीमारी है शाह? आरिफ अभी तक शाहिद में था, बहुत मुश्किल से हिम्मत करके शाह के पास आता बोला, जो खुद हैरान खड़ा था। ये आपके सामने बैठी है, इससे बड़ी कोई बीमारी हो सकती है क्या? शाह आस्था से दांत पीस के बोला कि इसकी आवाज़ सिर्फ आरिफ ने ही सुनी और हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब? आरिफ नासमझी से बोला, सुबह लड़ाई हो गई थी मेरी इस आफत से, सुबह बदला नहीं ले सकी सो अब ले लिया। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, इस निकाह के बाद आप हमदान को मेरे पास भेज दीजिएगा 2-3 हफ्तों के लिए, सब्र की क्लास दे दूंगा उसे। शाह का बस नहीं चल रहा था ऋषि को इस दुनिया से ही उठा दे, जो इतनी आसानी से उसे मौत के मुंह में खड़ा करके अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। शाह ने गुस्से से ऋषि की तरफ देखा तो उसने इसी से नजरें बचाकर मुंह पे ऐसे हाथ फेरा कि बच्चों अब आया मजा। पापा आपके लिए तो मेरी जान भी कुर्बान, मुझे को कोई इतराज नहीं इस शादी से। कुछ देर बाद संभल कर ऋषि ने शाह की रिपोर्ट क्लिच में डाली और रोते हुए शाह के गले लगकर बोली तो आरिफ ने ऐसी छुपाते दांत देने वाली नजरों से ऋषि को देखा। जीती रहो बेटा। ऋषि के माथे पे भूसा देखकर शाह बस इतना ही बोला। इसके बाद जरी ऋषि को सहारा देकर बाहर ले गई। इसके पीछे ही हमदान और आरिफ भी बाहर निकले। वो अगर शेर है तो मैं भी इसी की माँ हूँ। लोग मुश्किल में गद्दे को बाप बना सकते हैं तो मैं मार क्यों नहीं सकती। और याद रहे आज ईमान का भी निकाह है, सो आज रात हमारा कमरे में लड़ाई वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ऋषि शाह के पास रुककर गर्दन अकड़ाकर बोली तो शाह ने नफी में सर हिलाया। फिर रिया की आवाज पे दोनों बाहर चले गए। क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? निकाह के बाद तमाम लड़के दोस्तों के पास चले गए। स्टेज पे इशी मिशी नाच रही थी, बाकी सब इनकी पिक्चर्स बना रहे थे। जब इशी को मुसलसल खामोश देखकर मिशी ने पूछा, नाज़रीन तो वैसे ही आज बहुत चुप थी। मिशी, पापा को बहुत बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने कहा है कि इनके पास बहुत कम वक्त है। इशी रोते हुए बोली तो इसकी आवाज़ सुनकर मिशी को झटका लगा। इसकी आवाज़ नाज़रीन ने भी सुन ली थी, तभी वो भी एकदम इन दोनों की तरफ मुड़ी। तुम्हें किसने कहा? अब की बार सवाल नाज़रीन की तरफ से था, जो इनकी बात सुन के बहुत परेशान हो गई थी, जबकि मिशी ने रोना शुरू कर दिया था। मामा ने कहा है और पापा की रिपोर्ट्स मेरे पास है। आज पहली बार ऋषि ने को छोटी बहन की बजाय मामा कहा, जो कि बहुत ही खुशी की बात होती। अगर कोई और मौका होता तो क्या तुमने रिपोर्ट्स पढ़ी? नाजली ने दोबारा सवाल किया तो इशी ने नफी में गर्दन हिलाई। हमें किसी डॉक्टर को रिपोर्ट्स चेक करानी होगी। नाजलीन कुछ सोचकर बोली तो इशी ने उसे देखा। चलो उठो, अपनी चीजें संभालती इशी उठकर बोली तो मिशी और नाजली ने उलझ कर उसको देखा। कहा? मिशी आंसू साफ करते मुश्किल बोली, रिपोर्ट चेक कराने। इशी नॉर्मल अंदाज में बोली तो दोनों ने उससे ऐसे देखा जैसे कोई अजूबा हो। तुम होश में तो हो? इस हालत में हम अस्पताल जाए, वो भी इस वक्त? नाज़रीन उसको डांट कर बोली, इसकी तो
तुम लोग फिक्र ना करो, मेरे पास एक आइडिया है। ईशी जल्दी से बोली तो दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर इससे और मजबूरन उसके साथ चल पड़ी। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? इनको स्टेज से उतरता देख के रिया फिक्रमंदी से बोली, कहीं नहीं रिया बहन, हम बैठ बैठ के थक गई, रूम में जा रही हैं। ईशी ब्राइडल रूम की तरफ इशारा करके बोली तो रिया ने मिनाल और सारा को बुलाया, जो इन तीनों को ब्राइडल रूम में छोड़ आई। वहां जाती ही ईशी ने अंदर से रूम लॉक किया और ज्वेलरी उतारने लगी। इसकी देखा देखी मिशी और नाजरी ने भी अपनी ज्वेलरी उतारी। इसके बाद ईशी ने अपने कपड़े ढूंढे जो वो लोग पहन कर आए थे। उसे वो कहीं ना मिले तो उसने परेशानी से इधर उधर देखा। फिर मिशी और नाजरी को मुंह धोने का कहा। जब वो लोग मुंह धो के आई तो सामने की हालत देखकर हैरान रह गई। ईशी मैडम एक कार्टन का डब्बा खोले वेटर के ड्रेस में खड़ी थी। इसकी मैक्सी आधी सोफे पे और आधी नीचे लटकी अपनी किस्मत को रो रही थी। इनके बाहर आते ही ईशी ने इन दोनों को भी वेटर्स के ड्रेस दिए, जो नेवी ब्लू कलर की शर्ट और काली पैंट थी। बुरे मुंह बनाती वो भी चेंज कर आई। तब तक ईशी ने मुंह धोया और कपड़े साइड पे करके सोफे पे बैठे अपनी पैंट को टखनों पे फोल्ड किया और बाजू भी कहनियों तक फोल्ड किए। इसकी देखा देखी मिशी नाजरी ने भी ऐसा ही किया। वो दोनों कोई रोबोट लग रही थी जो हर काम ईशी की देखा देखी कर रही थी। उस सारी कार्रवाई में मुकम्मल खामोशी थी, जो काफ़ी हैरत अंगेज बात थी। इसके बाद अपना सामान वहीं फेंक के वो तीनों हील ही पहन के अपने क्लच लिए बाहर निकल गई। मगर बाहर बहुत मेहमानों को देख के ईशी ने दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया और पिछली साइड जाकर खिड़की खोली, जिससे बाहर 3-4 सीढ़ियाँ थी और आगे ही लिफ्ट थी, जो शायद तैयार दुल्हन को वहाँ रूम तक लाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तीनों लिफ्ट में दाखिल हुई और बटन दबाया तो लिफ्ट खारजी दरवाजे के सामने खुली, जहाँ बाहर गाड़ियाँ खड़ी थी। सामने ही हमदान उस हाजिब को किसी से हंसते हुए बात करते देख के तीनों गाड़ी के साथ छुप गई। नीचे बैठते ही तीनों आगे बढ़ने लगी। वहाँ बहुत रश था, जिसकी वजह से इनकी हील्स की टक टक किसी को सुनाई ना दी। मेन रोड पे आते ही इनको रक्षा दिखाई दिया। हाथ हिलाते हुए ईशी ने रक्षा रोका। इनके पास रक्षा रोकते ही ड्राइवर ने इन तीनों नमूनों को हैरत से देखा। अंकल, जल्दी से हमें सेंट्रल अस्पताल ले जाएं। नाजरीन पीछे हाजिक और हमदान को देखकर बोली, जो अभी भी बातों में मसरूफ थे, देख क्या रहे हो, जल्दी चलो। ड्राइवर वैसे ही देख रहा था तो ईशी चिल्लाकर बोली। ड्राइवर ने इसको देखते ही रक्षा स्टार्ट किया और अस्पताल की जानिब चल पड़े। जी नेक्स्ट। ईशी मिशी नाज़नीन अस्पताल के काउंटर में अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। हर आता जाता इनको घूर के देखता। ईशी का मुक्का देख के 9-2-11 हो जाता। तकरीबन आधे घंटे बाद इनका नंबर आया और डॉक्टर ने जैसे ही बुलाया तीनों भागी अंदर गई, जहाँ सामने ऐनक लगाए डॉक्टर बैठा था और मेज की दूसरी तरफ 2 कुर्सियां पड़ी थी, जिनमें से एक पे ईशी बैठ गई और दूसरे पे नाजरीन। मिशी इन दोनों के पीछे खड़ी हो गई। जब डॉक्टर ने इनके आने की वजह पूछी तो नाजरीन ने ईशी के हाथ से रिपोर्ट लेकर डॉक्टर को दी और सारी बात बताई। तो डॉक्टर रिपोर्ट चेक करने लगा। जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये रिपोर्ट 4 साल पुरानी है और कोई सीरियस बीमारी की नहीं है, बल्कि ब्लड की रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने वो मेज पे रखी और इन पे ऐनक रख के इत्मीनान से इन तीनों को देखकर बोला। अपने साथ हुए धोखे को समझ के ईशी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, जबकि मिशी और नाजरीन इसकी हालत देखकर हंसी छुपाने की कोशिश करने लगी और डॉक्टर से रिपोर्ट्स लेकर अल्लाह हाफिज कहती तीनों कॉरिडोर में आई। हा। तीनों खामोशी से बाहर निकली। कॉरिडोर में रुककर मिशी नाजरीन ने ईशी को देखा और ताली मार के जोर से हंसी, जबकि ईशी गुस्से से इनको देखती अपने क्लिच से इनको मारने के लिए भागी। अब मिशी और नाजरीन हंसते हुए आगे भाग रही थी, जबकि इनको बातें सुनाती ईशी क्लिच और हील्स हाथ में लिए इनके पीछे भाग रही थी। हर आने जाने वाला इनको पागल समझ रहा था। अरे ईशी, बुलाओ बच्चियों को, कुछ रस्मों के बाद घर भी जाना है। रिया ने मेहमानों से मिलते हुए ऋषि को कहा। तभी हमदान, ईमान और जरार भी अंदर आए। इनके साथ हनान हाजिक लोग भी थे। अरे आनी, क्या हुआ? ऋषि जी अच्छा कहती रूम तक गई, मगर रूम अंदर से लॉक था। ऋषि ने 3-4 बार खटखटाया मगर कोई जवाब ना मिला तो वो परेशानी से वापस मुड़ी। तभी हमदान ने इसको देखा और इसके पास आता बोला, बेटे ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रही।
ऋषि परेशानी से मुंह पर हाथ फेरती बोली, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। 3-4 बार इसकी खटखटाने पर भी कोई जवाब ना मिला तो हमदान ने आसपास देखा। दूर एक वेटर को देख के वो ऋषि से बोला और वेटर के पास चला गया। ऋषि को परेशान देखकर जरी, बरीरा और हमर भी वहां आ गए। क्या हुआ ऋषि? जरी ने आस्था से इसके कंधे पे हाथ रखकर पूछा तो ऋषि ने परेशानी से सारी बात बताई। तभी हमदान दूसरी चाबी लेके आ गया और इससे दरवाजा खोला। अंदर दाखिल होते ही सबके औस खता हुए, क्योंकि तीनों के कपड़े आधे सोफे पे और आधे फर्श पे पड़े थे। ज्वेलरी भी कुछ कहाँ और कुछ कहाँ पड़ी थी। ये क्या? बरीरा बमुश्किल बोली तो हुमा ने उसे सहारा दिया। हमदान ने इशी के नंबर पे कॉल की मगर नंबर बंद था। मिशी के नंबर पे की तो इसका मोबाइल इनके पास ही बजा जो वो वहाँ ही छोड़ गई थी। हमदान ने बरीरा को कहा नाजरीन को कॉल करने का, मगर इसका मोबाइल भी वहीं था। कहाँ चली गई हमारी बच्चियाँ? बरीरा रोते हुए बोली, मुझे पता है कहाँ गई होंगी। ऋषि संजीदगी से बोली तो सबने सवारियां नजरों से उसे देखा। रिपोर्ट चेक कराने। ऋषि वैसी ही संजीदगी से बोली तो सब एक दूसरे को देखने लगे कि नया तूफान आने वाला था। इससे पहले कि ऋषि यहाँ आके तमाशा करे, हमें फौरन घर जाना चाहिए। ऋषि ने जल्दी से कहा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? लोग इनका पूछेंगे। चलो इशी मिशी का जाने का बहाना हो जाएगा। नाज़रीन के बारे में क्या जवाब दोगी? बरीरा परेशानी से बोली, इसका एक हाल है मेरे पास। अमान जो कब से दरवाजे पर खड़ा इनको देख रहा था, बरीरा की परेशानी की आवाज़ सुनकर संजीदगी से बोला, क्या हाल? सब ने इकट्ठे पूछा। आप लोग जाके ऐलान कर दें कि आप आज ही अपनी बेटी की रुखसती कर रही हैं। बाकी काम मेरा है, दुल्हन हम अरेंज कर लेंगे। ईमान जितने सुकून से बोला, बाकी सब इतनी बेसुकून हुए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ऋषि गुस्से से बोली, इसका लाडला सपूत दुल्हन अरेंज करने की बात कर रहा था। मामा इस वक्त और कोई चारा नहीं है। आप नाना से कहें वो ऐलान कर दें कि आज ही रुखसती होगी। इस रुखसती में कोई इसी मिशी की तरफ ध्यान नहीं देगा। और ठीक 20 मिनट बाद मन्नो और सारा भाभी आ जाए दुल्हन को गाड़ी तक छोड़ने के लिए। ईमान सुकून से बोला तो सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। इसकी बात में दम था। सब बाहर निकल गई क्योंकि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था। आज एक बार फिर इमाम साहब को स्टेज पे भेजा गया जहां जिन्होंने ऐलान करना था रुखसती का। जबकि सबके भाई जाते ही ईमान ने नरार और हनान को कार करके पिछले दरवाजे से रूम में बुलाया था। आज कोई नहीं बचेगा, सबके कत्ल होंगे, सबके कत्ल होंगे कत्ल। इसी हाथ में हील उठाए मिशी और नाज़रीन से आगे आगे चलती खतरनाक लहजे में बोली, जबकि इसकी हालत देख के मिशी और नाज़रीन हंसी दबाते इसके पीछे चल रही थी। इसी ने गुस्से में चलते चलते सड़क के किनारे सोए हुए कुत्ते की दुम पर पैर रख दिया। कुत्ता जैसे ही उठ के भौंका, इसी ने जोर से कुत्ते को हील मारी। कुत्ता भी कोई इनके जैसा ही सर फिराता। हील लगती ही बजाय मुड़ के भागने के वो भौंकते हुए इनके पीछे लग गया तो तीनों चीखती हुई वापस भागी। मिशी और नाज़रीन ने भागते हुए हील पाँव से निकाली और स्पीड पकड़ी। अब हालत ये थी कि भागते हुए कभी एक आगे हो जाती तो कभी कुत्ते को पास आते देख के दूसरी आगे हो जाती। वैसे तो बड़ी डॉन बनी फिरती हो, एक कुत्ते को नहीं मार सकती। भागते भागते इसी नाज़रीन पे चिल्लाकर बोली तो नाज़रीन ने घूर के उसे देखा। छेड़ने से पहले देखना था ना, अपने जैसे को छेड़ रही हो। वैसे भी मैं इंसानों पे डॉन हूँ, कुत्तों पे नहीं। इंसान तो लड़की देख के फिर लिहाज कर दे, ये कुत्ते का बच्चा तो काटते हुए देखे भी ना कि कितनी खूबसूरत लड़की है। इशी ने नाज़रीन को यहाँ भी भागते हुए लड़ते देख के मिशी ने रोने वाला मुंह बनाया। अब तुम क्यों रो रही हो? मिशी ने जैसे ही रोना शुरू किया, इशी तब के बोली, मैं सोच रही हूँ कुत्ता चाहे एक बोटी ले ले मेरी, मगर मैं 14 टीके कैसे लगवाऊंगी। मिशी की बात सुन के ऐसी हालत में भी नाज़रीन की हंसी निकल गई। तभी एक आदमी को इन पर रहम आ गया और उसने कुत्ते को मार भगाया तो तीनों फुटपाथ पे बैठी लंबे लंबे सांस लेने लगी। इशी की जूतियां तो इसके हाथ में थी, जबकि मिशी और नाज़रीन कुत्ते के डर से अपनी जूतियां ही फेंक आई थी। अब जब डर खत्म हुआ तो इन्हें एहसास हुआ था कि सख्त रोड पे भागने से तीनों के पांव जख्मी हो गए थे। दर्द इस कदर ज्यादा था कि तीनों से उठा ना गया। तभी एक शख्स ने पानी की बोतल ला कर दी तो तीनों ने जल्दी जल्दी पानी पिया और उससे आदमी की मिन्नत की कि रक्षा करा दे। उसने एक रिक्शा रोक कर दिया तो तीनों लंगड़ाती हुई इसमें सवार हुई और उसे शाह हाउस का पता दिया। तुम भी वहीं चलो, चेंज करके हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। इशी नाज़रीन से बोली तो इसने हामी भरी और सीट से टेक लगा ली, ये जाने बगैर कि अब इसने वहीं रहना है।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, सोचना भी मत, बस मैंने कह दिया। जरार ईमान की बात सुनकर कमरे में जोर से पाँव मारता बोला। हनान अभी तक ईमान को सत्य की आला में देख रहा था, जबकि ईमान संजीदगी से जरार को देख रहा था। अगरचे लब खामोश थे मगर आंखें बहुत कुछ कह रही थी। बाहर हराम साहब रुखसती का ऐलान कर रहे थे। बेटा, दुल्हन तो तुझे बनना पड़ेगा, चाहे तू रो या हंस, दुल्हन तो तू ही बनेगा। इमाम संजीदगी से कंधों पे पड़ी शाल दुरुस्त करते बोला। इसके खतरनाक तेवर देख के जरार ने रोती सूरत बना के हनान को देखा, जिसने इसके देखने पे ऐसे जाहिर किया जैसे यहाँ हो ही ना। तेरी दुल्हन बनने से बेहतर मैं कुंवारी मर जाऊं। जरार जबरदस्ती एक्टिंग करते हुए बोला तो हनान ने हंसी दबाई। इसके बाद ईमान को भी बहुत हंसी आई, मगर कमाल महारत से हंसी छुपा के उसने जरार को घूरा और नाजरीन का लहंगा उठा के जरार की तरफ बढ़ाया, जो हनान को मदद तलब नजरों से देखते सब नफी में हिलाने लगा। तू खुद बदल के आएगा या मैं बदलूं? ईमान जरार का कंधा झंझोर झाड़ते संजीदगी से बोला तो जरार इसको गाल के देता हुआ अंदर चला गया। हाँ मन्नो, आ जाओ, दुल्हन तैयार है। 20 मिनट बाद हनान ने मिलाल को मैसेज किया तो वह हैरान हो गई और सारा को लेकर अंदर आई, जहाँ एक लड़की नाजरीन का लहंगा पहने, पाँव को छूती चादर खुद पे डाले, हाथ पाँव चेहरा छुपाए बैठी थी। मन्नो, मैं और ईमान बाहर जा रहे हैं, ऐसा करना, किसी को चेहरा ना देखने देना और ना ही उससे यहाँ से उठाना। बोल देना हम लिफ्ट से दुल्हन को गाड़ी तक ले जाएंगे, और हाँ, जब सब इससे मिल लें तो इनके बाहर जाती ही मुझे मैसेज कर देना, उसे गाड़ी में ईमान खुद ले जाएगा। हनान ने तफसील से मना को समझाया, जो आंखें फाड़े इस मोटी ताजी दुल्हन को देख रही थी। हाँ, मगर ये है कौन? मन्नो उलझ के बोली। ये बाद में बताऊंगा, पहले जितना कहा है इतना करो। हनान ने जुजलत में कहा तो मन्नो ने सर हिलाया, फिर वैसा ही किया जैसा हनान ने बोला। सबने कमरे में आकर दुल्हन के सर पे हाथ रखे और उसे खुश रहने की दुआ दी। जब सब मिलकर चले गए तो ईमान अपनी दुल्हन को लिफ्ट के जरिए गाड़ी तक लाया। सबने मार्की की खिड़कियों से गाड़ी देखी, जिसकी ड्राइविंग सीट पे ईमान था और फ्रंट सीट पे ईमान की दुल्हन। सब ने खूब वोटिंग की और ईमान अपनी दुल्हन को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। गाड़ी थोड़ी दूर जाती जरार ने चादर उतार कर पिछली सीट पे फेंकी और गुस्से से बात को घूरा, जो उसे देख के हंस रहा था। देख साले, तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अब बदले के लिए तैयार रहना। जरार इसको घूर के बोला तो ईमान ने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और थोड़ी आगे जाकर गैर आबाद जगह पे गाड़ी रोक दी। तब भी जरार गाड़ी से निकला और कपड़ों के ऊपर पहने लहंगा उतार के गाड़ी में फेंका। इसको जूता पहनते देख के ईमान ने दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी फुल स्पीड से आगे भगा दी। जरार हाँ है करता रह गया। कहाँ थी तुम लोग, और ये आज क्या हरकत की है तुम लोगों ने? तो तीनों लंगड़ाते हुए घर में दाखिल हुई, जहाँ सब मौजूद थे। बरीरा और उसका शौहर भी वहीं थे। इनको देखते ही ऋषि गुस्से से बोली, ये तो आप मुझे बताएं, क्यों दिया मुझे धोखा? अरे अगर मैं इतनी ही बोझ बन गई थी तो बता देती, मैं चली जाती यहाँ से। ऋषि जो पहले ही गुस्से से भरी बैठी थी, ऊपर से चोट का दर्द, अब ऋषि का गुस्सा देख के शायद वो जिंदगी में पहली बार दुख से रो के बोली थी। ये उसे भी नहीं मालूम था वो कितने सख्त लफ्ज बोल गई थी। सब जो इस पे शदीद गुस्सा थे, ऋषि को ऐसे रोता देख के सब सत्ते में आ गए। ऋषि वो, मामा प्लीज कुछ भी नहीं बोलिएगा, मैं अपनी अहमियत अच्छे से जान गई हूँ। इस घर में बोझ थी आप सब पे, जो आपने ज़बरदस्ती किसी और के गले डाल दिया। अरे मेरा नहीं तो दानी भा, मेरा मतलब है इनका ही ख्याल कर लिया होता। आप लोग कैसे इतने खुदगर्ज हो सकते हैं? वो किसी और को पसंद करते थे, मगर शायद आप लोगों ने तो बस बोझ उतारना था, बाकी सब जाए भाड़ में। ऋषि रोते हुए बोली तो हमदान का मुँह खुल गया। पसंद वाली बात पे सब ने हमदान को देखा, जो नफी में सर हिलाने लगा। बहन को पहली बार ऐसे दुख देख के ईमान से रहा ना गया। वो आगे बढ़ा तो ऋषि ने हाथ उठा के उसे रोक दिया। मिशी और नाजरीन भी परेशानी से देखने लगी, जबकि दरवाजे से दाखिल होता जरार ऋषि का ये रूप देख के अपने गम भूल गया। सब ऐसे बुत बन गए जैसे बर्फ ने जमा दिया हो। ऋषि तुम्हें क्या हो गया है? मिशी भरी आंखों से ऋषि के पास आई और सरगोशी नुमा आवाज में बोली, दुनिया में ये वाहिद ऐसी बंदी थी जिसकी आंखों में आंसू देख के ऋषि को भी बर्दाश्त नहीं
नहीं था। मिशी का दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर रोए, और इशी को पता था मिशी ऐसा ही करने वाली है। चुप करो, वो तुमने सुना नहीं, गुस्से में किसी को देखो और तुम्हें लगे कि सामना नहीं कर सकते तो ड्रामा करो। फिलहाल ये होने दो। देख नहीं रही सब कितना गुस्से में है, हम अपना बदला बाद में ले लेंगे। फिलहाल तुम तो बचो। और मुझे पता है ये मीसना भी इनके साथ शामिल था। इशी मिशी के कान के पास बोली तो वो शॉर्टेड सी इस ड्रामे को इनको देखने लगी। इशी ने रोने का ड्रामा करते सबको देखा और कमरे की तरफ बढ़ गई। सब वही साख से खड़े रह गए। अच्छा, अब हम लोग भी चलते हैं। काफी देर वहां रहने के बाद ब्रीरा लोग जाने के लिए खड़े हुए। अरे बेटा, तुम अब यहीं रहोगी, तुम्हारी रुखसती हो गई है। जब नाज़नीन भी इनके साथ जाने लगी तो ऋषि प्यार से बोली, क्या? नाज़नीन बहुत चीख के बोली। सब ने कान पे हाथ रख लिए, जबकि इमाम सुकून से इसके एक्सप्रेशन एंजॉय कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? नाज़नीन कुछ देर बाद नॉर्मल होती सदमे से बोली, बेटा जी, आज जो आपने हरकत की है ना, इसके बाद ये ज़रूरी था क्या आप जवाब देते हम लोगों को? सो हमें ये करना पड़ा। अल्लाह आपको यहाँ खुश रखे, हम कल आपको लेने आएंगे। बरीरा संजीदगी से बोली तो नाज़नीन सदमे से उसे देखने लगी। बेटा, भाभी को भाई के कमरे में ले जाओ और उसे कपड़े दो, ये वेटर्स के कपड़े वापस करने हैं। ऋषि मिशी से बोली तो मिशी सर हिलाकर नाज़नीन को ईमान के कमरे में ले गई। ब्रीरा लोग भी इजाज़त लेकर चले गए। दरवाजे में खड़े ज़रार ने मिशी और नाज़नीन तब तक देखा जब तक वो दोनों कमरे में नहीं पहुंच गए। इनके अंदर जाती ही उसने ओ की शेप में लब गोल किया और ईमान को देख के मुस्कुराहट छुपाई, जो तमाम लोगों के साथ वहीं बैठ गया था। ठीक कुछ याद आने पे वो मोबाइल जेब से निकालता अपने कमरे में चला गया। रात 10 बजे जब ईमान कमरे में आया तो नाज़नीन लहंगा पहने बेड पे बैठी थी, चेहरे पे घूंघट डाला हुआ था। ईमान को लगा था अब तक कमरे की हालत बिगड़ चुकी होगी, मगर यहाँ इतना सुकून देख के ईमान को हैरत हुई। वो पहले इसी कश्मीर दरवाजे पे ही खड़ा रहा। नाज़नीन सिमटी हुई बेड के बीच में बैठी थी और दुपट्टा थोड़ी तक लटका हुआ था। उठो, चेंज कर लो। ईमान थोड़ा आगे आके इख्तियार से बोला कि कहीं आगे से थप्पड़ ही न दे मारे, मगर नाज़नीन ने कोई हरकत ना की तो ईमान हैरत से बेड पे बैठा और इसी कश्मीर में इसका दुपट्टा चेहरे से हटाया कि जिंदा भी है या नहीं। दुपट्टा हटाती ही ईमान ने जोरदार चीख मारी और बेड से उठने लगा, मगर ज़रार ने इसका बाजू पकड़ लिया। क्या हुआ सरताज, और ठीक तो है ना? ईमान की हालत देखकर ज़रार हंसी दबाए फिक्रमंदा अंदाज में बोला तो ईमान ने घूर कर उसे देखा और हाथ छोड़ के दूर खड़ा हो गया। क्या हुआ सरताज, आपने ही सबको कहा था कि मेरी बेगम का चेहरा कोई ना देखे जब तक मैं घूंघट ना उठा लूं। ज़रार ने फुल एक्टिंग करते हुए वो बात दोहराई जो मार्की में की थी। ईमान ने लोगों से ये राज छुपाने के लिए। दफ़ा हो, निकल यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरा कीमा बना दूं। इसकी ओवर एक्टिंग पे ईमान जल भुन के बोला तो ज़रार ने अपनी हंसी दबाई। माना कि मैं इस शादी के लिए तैयार ना थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि शादी के पहले रोज़ ही आप मुझे यूं बेइज्जत करके कमरे से निकाल दें। ज़रार फुल औरतों की तरह बोलते दुपट्टे से ना आने वाले आंसू साफ करते बोला तो ईमान ने उसे गर्दन से पकड़ा और इसकी हाय हाय की परवाह किए बगैर कमरे से बाहर निकाल के दरवाज़ा लॉक कर दिया। बाहर आती ज़रार ने कहका लगाया, तभी दूसरी तरफ से मिशी, इशी और नाज़नीन ने हंसती हुई इसके पास आई, जो खिड़की से इन दोनों को देख रही थी। शाम में ही इन लोगों की टीम बन चुकी थी और तीनों मानते थे कि नाज़नीन के साथ बुरा हुआ, सो अब ये लोग मिलकर ईमान को मज़ा चखाना चाहते थे। और ज़रार इसलिए भी इनके साथ था कि उसे भी ईमान से अपना बदला लेना था। अभी तो बेचारा ईमान आने वाले दिनों से बेखबर था कि होने क्या वाला है। जालिम शोहर ने शादी की पहली रात अपनी बीवी को धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया। सुबह अम्मान फ्रेश होकर रूम में आया तो उसे हनान का मैसेज मिला कि क्या तुमने स्टेटस देखा? ईमान ने कहा नहीं, तभी रिप्लाई आया, देखो। ईमान ने तजस्सुस से व्हाट्सएप खोला तो मैसेज का अंबार लगा था। उसने मैसेज खोलने से पहले स्टेटस देखना शुरू किए, जिसमें शुरू के स्टेटस कुछ दोस्तों के थे। इसके बाद ज़रार का स्टेटस था जिसमें रात वाले वाक़ये की वीडियो स्टेटस लगी थी, जो तकरीबन रात 12 बजे लगाई गई थी, यानी अब तक पूरा ख़ानदान को खबर हो चुकी थी। उसने गुस्से से मुठ्ठियाँ भेजी। अगला स्टेटस मिशी का था और वो भी
इसी के कैप्शन के साथ लगाया गया था। इससे अगला इसी का वो भी वही स्टेटस था। यानी ये इन सब का प्लान था। ईमान गुस्से से मोबाइल बेड पे फेंकता बाहर आया जहाँ सब नाश्ता कर रहे थे। पास मत आना वरना पछताओगे। ईमान को बाहर आता देख के ज़रार जल्दी से उठा और घूम के टेबल की दूसरी तरफ खड़ा होता वार्न करने वाले अंदाज में बोला। तभी इशी मिशी और नाजरीन भी ईमान को गुस्से में देख के ज़रार के पास आन खड़ी हुई और ज़रार की बात पे ज़ोर ज़ोर से सर हिलाने लगी। ये देखो तुम्हारी वीडियो फेसबुक में मेरी आईडी पे है और ये देखो मेरी उंगली पोस्ट ऑप्शन पे। अगर तुमने एक कदम बढ़ाया तो मैं इस ऑप्शन को दबा दूंगा और मोबाइल लॉक कर दूंगा। सोचो पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर ईमान शाह ने क्या किया? हाथ ऊंचा करके जरा धमकी देने वाले अंदाज में बोला तो ईमान ने वाकई वीडियो ऑप्शन पे लगी देख के दांत पीछे, जबकि बाकी सब हंसी छुपाई इन दोनों को देख रहे थे। और इशी मिशी नाजरीन तो जरार की जहानत पे अश कर उठी थी। क्या चाहते हो तुम? ईमान जोर से आंखें मीचे अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोला तो जरार ने गर्दन अकड़ाई। ये हुई ना बात। चलो अब सबके सामने इसकी माफ़ी मांगो जो कल तुमने मेरे साथ किया और सबके सामने वादा करो कि अब तुम हमें कुछ नहीं कहोगे। जरार सुकून से बोला तो ईमान ने उसे ऐसे देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा। किस बात की माफ़ी? आरिफ नासमझी से जरार को देखते बोला तो इशी मिशी और नाजली ने हंसी दबाई, क्योंकि जरार नहीं बता चुका था जो कुछ कल इसके साथ हुआ था। कल जो दुल्हन इसने सबके सामने पेश की थी वो मैं ही थी। सबके सामने बड़े वादे कर रहा था और रात को कमरे से निकाल दिया। जरार दुखी औरतों की एक्टिंग करते बोला तो सबके मुंह खुले से पहले उसे देखा, फिर ईमान को जो चेहरे पे हाथ रख के इधर उधर देख रहा था। उसने कल से ये बात छुपाई हुई थी सबसे। और फिर ईमान की हालत देखकर सबने जोरदार कहका लगाया, जिस पे नाजरीन भी शामिल थी। ईमान ने घूर के से देखा जो इस सब की जिम्मेदार थी। ओके सॉरी। ईमान इतनी आसानी से माफ़ी मांग के नामुमकिन। सब अभी भी हैरान थे कि उसने इतनी आसानी से माफ़ी मांग कैसे ली। फिर बाकी शर्तें भी मनवा के इशी मिशी नाजरीन तीनों यूनी चली गई और इन्हें छोड़ने जरार गया था। मार भी हनान के साथ एक इंटरव्यू के लिए चला गया। उफ अजीब आदमी। टावल भी ब्लैक। तौबा है भाई, कोई चीज़ जो इस कमरे में नॉर्मल इंसानों वाली हो। नाजरीन यूनी से वापस आई तो ऋषि ने उसे ईमान के कमरे में भेज दिया और कुछ शॉपिंग बैग्स भी पकड़ाए जिनमें नाजरीन के लिए कपड़े, जूते और कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी। जब वो कमरे में आई तो हैरान रह गई। ब्लैक बेड शीट, ब्लैक सोफ़ा, ब्लैक पर्दे, यहाँ तक के टावल भी ब्लैक था। ईमान की इस्तेमाल की चीज़ों में ज़्यादा ब्लैक ही थी, जैसे कि हेयर ब्रश, परफ्यूम की बोतलें, घड़ियाँ। अलमारी खोलती ही आधे से ज़्यादा कपड़े भी ब्लैक ही थे और जूते भी। नाजरीन पूरे कमरे में ब्लैक ब्लैक देख के तंग आई तो ऋषि के पास आ गई और इससे नई बेडशीट और पर्दे मांगे। घर के स्टोर से ऋषि ने उससे कुछ बेडशीट्स और पर्दे दिखाए। तभी इशी मिशी इसकी हेल्प के लिए आ गई तो ऋषि इन्हें काम में लगा के खुद चली गई। नाजरीन ने सबसे पहले सिल्वर कलर के पर्दे निकाले और सिल्वर कलर की ही बेडशीट निकाली। फिर तीनों कमरे में आई और सारे ब्लैक पर्दे और बेडशीट्स हटा के सिल्वर कलर में लगाई। फिर दीवारों के कैरेक्टर्स के पिक्चर्स वगैरह उतार के स्टोर में फेंकी। कुछ डेकोरेशंस पीसेस रखे। सोफे का कवर भी क्रीम कलर में बदल दिया और शीशे से सारी परफ्यूम्स और हेयर स्प्रे उठाकर अलमारी के खाने में फेंकी। इस पे कुछ ईमान की चीज़ें छोड़ी, बाकी सब नाजरीन ने अपनी चीज़ें रख दी। बेड साइड टेबल लैम्प भी ब्लैक से ब्लू कलर में बदल गए। 3 पार्ट्स की अलमारी में से 2 में नाजरीन ने अपने कपड़े सजाए और जूते वगैरह, ज्वेलरी वगैरह रखी, जबकि एक खाने में ईमान की चीज़ें ऐसे घुसाई कि दरवाज़ा भी मुश्किल से बंद हुआ। पूरे कमरे का हुलिया बदल के और तीनों शदीद थक गई। तभी मन्नो आ गई और तीनों को हुलिया बदलने का कहा। इशी मिशी कमरे में चली गई तो नाजरीन ने भी शावर लिया और कपड़े बदले। पूरे कमरे का नक्शा बदल गया था। बेड की जगह
बदल गई। सोफा अपनी जगह से हट के खिड़की के पास पहुंच गया और 3-4 डेकोरेशन पीसेस का इजाफा भी हो गया था। बाहर आके बाल सेट करती नाजरीन का हाथ लगा और परफ्यूम की बोतल नीचे गिर के टूट गई। नाजरीन ने जल्दी से कांच उठाया और जगह साफ की, मगर खुशबू बहुत तेज थी। कांच बास्केट में फेंक के वो हाथ धोने गई तो इसकी नज़र ईमान के काले टॉवल पे पड़ी, तो वो झुंझला कर बोली और ईमान का टॉवल भी हटाने लगी, मगर फिर जहन में एक ख्याल आया और टॉवल को गौर से देखती वो मुस्कुराई। अब आएगा मज़ा। खुद से ही बात करती वो बाहर निकली और किचन में आई, जहाँ मन्नो चाय बना रही थी और स्नैक भी बनाए थे। मन्नो, आप ही काली मिर्च है क्या? नाजरीन ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, तो मन्नो ने इसको देखी कि सर हाँ में हिलाया। मगर क्या करोगी इसका? काली मिर्च का डब्बा नाजरीन को देते मन्नो ने पूछा। वो एक्चुअली मैं स्नैक पे डाल के खाती हूँ, नाजरीन मुस्कुराती हुई बोली। तो मन्नो ने सर हिलाया और दोबारा चाय को देखने लगी। मेरा मोबाइल रूम में रह गया, मैं अभी आई। मन्नो को काम में मसरूफ देख के नाजरीन ने मुट्ठी भर के डब्बे में मिर्चें निकाली और वो जो पाउडर में थी, फिर जल्दी से बोली और मिर्च का डब्बा स्नैक के पास रख के कमरे में चली गई। कमरे में आती ही अंदर से दरवाज़ा बंद किया और वॉशरूम में गई। फिर ईमान का टॉवल लेकर हाथ में पकड़ी, काली मिर्चें इसमें डाली और हाथ से पूरे टॉवल पे फैला दी, जो नज़र नहीं आ रही थी। मुस्कुराते हुए टॉवल वापस अपनी जगह पे रखा और हाथ धो के गर्दन इकड़ाए कमरे से बाहर आ गई। ईमान शाम के वक्त घर आया और थका हारा सा कमरे की तरफ बढ़ा, मगर दरवाज़ा खोलते ही उसे जोरदार झटका लगा। मामा, ये मेरे कमरे का हुलिया किसने बदला? वहीं दरवाजे में खड़े वो ऊंची आवाज़ में बोला। मैंने चेंज किया है, वो आंटी कहती है। अब ये मेरा भी कमरा है, मैं जैसे चाहूँ इसको बदल सकती हूँ। इससे पहले कि ऋषि को जवाब देती नाज़नीन मासूमियत से बोली, तो ऋषि इसकी बात सुनकर मुस्कुराई। आंटी, आज के बाद ईमान के सारे काम मैं खुद करूँगी, जैसे मन्नो आपी हनान भाई के सारे काम खुद करती है। इससे पहले कि ईमान कुछ बोलता, नाज़नीन फौरन से बोली, तो ऋषि ने मुस्कुरा के सर हिलाया, जबकि ईमान हैरत से नाज़नीन को देख रहा था, जो मुस्कुरा रही थी और दूर खड़ी इशी मिशी से जबरदस्त एक्टिंग पे थम अप किया। ईमान गुस्से से अंदर चला गया तो नाज़नीन भी इसके पीछे गई। ऋषि मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। अब आएगा मजा, इशी मिशी ताली बजाकर बोली और छत की तरफ भागी, जहाँ ज़रार इनका इंतजार कर रहा था। जी मेरे कपड़े कहाँ हैं? ईमान गुस्से से कमरे में आया और अलमारी खोली, मगर कपड़े नहीं मिले। दूसरे हिस्सा खोला, इसमें भी नाज़नीन के कपड़े इसका मुंह चिढ़ा रहे थे। वो चिल्लाकर बोला तो नाज़नीन ने मुस्कुराते हुए तीसरे हिस्से की तरफ इशारा किया। ईमान ने जैसी दरवाज़ा खोला, सारे कपड़े इसके पाँव में आकर गिरे। उसने गुस्से से नाज़नीन को देखा तो वो मुस्कुराने लगी। ईमान ने एक शर्ट और जीन्स उठाई और उससे घूरता हुआ वॉशरूम में चला गया। नाज़नीन ने इसको दरवाज़ा बंद करते देखा तो जल्दी से इसके कपड़े दोबारा ऐसे ही अंदर बंद करके छत पे भाग गई। शावर के बाद ईमान चेंज किए बाहर आया और हाथ में लिया टॉवल, सर और मुंह पे मारा। जैसे ही टॉवल पीछे किया, आंखों में और चेहरे गर्दन पे शदीद जलन हुई। आंखें बंद होती ही वो गिरते पड़ते वॉशरूम में वापस भागा और मुंह पे छींटे मारना शुरू कर दिए। तकरीबन 10 मिनट बाद जब आंखें कुछ खुलने के काबिल हुई तो इसने शीशा देखा, पूरा मुंह सुर्ख हुआ था और आंखें भी सुर्ख अंगारे जैसी हुई थी। उसने बाहर आकर टॉवल उठाया और नाक के करीब ले जाकर सूंघना चाहा तो जोरदार छींक मारी। इसके बाद तो छींकों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि वो अच्छू करके पागल हो गया। जब कुछ संभला तो गुस्से से बाहर आया और ऊंची ऊंची आवाज में नाज़नीन को बुलाने लगा। इसके बाहर आते ही दरवाजे के पीछे छुपी इशी मिशी भाग के कमरे में गई और इसका टॉवल उठा के वहाँ नया टॉवल रखा जो नीम सा गीला था। अरे बेटा, क्या हुआ? उसको चिल्लाते देखकर तमाम खवातीन किचन से बाहर आई और परेशानी से पूछा। तभी नाज़नीन भी वहाँ आ गई और इसके पीछे इशी मिशी भी, जिन्होंने उसे आंख से इशारा किया। तो नाज़नीन पर सुकून हुई और ईमान के सामने ऐसे खड़ी हो गई जैसे इसके गुस्से में बोलने से डर गई हो।
یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں، اپنی اس بہو سے پوچھے نا جس نے آتی ہی زندگی عذاب کر دی میری۔ یہ دیکھے میرا چہرہ اور پوچھے اس سے کہ کیا لگایا ہے اس نے میرے ٹاول پہ۔ ایمان غصے سے بولا تو نازلی نے جھکا سر اٹھا کر روتی صورت بنائے سر نفی میں ہلایا۔ میں کیوں کچھ لگاؤں گی آنٹی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ناظرین پریشانی سے بولی تو تمام خواتین ایمان کو دیکھنے لگی۔ اچھا تم نے کچھ نہیں کیا، آپ لوگ آئے میرے ساتھ، ابھی دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ایمان سب کو ساتھ لیے کمرے میں آیا تو ایشی مشی نے ناظرین کو آنکھ ماری اور تینوں ان کے پیچھے کمرے میں آئی۔ یہ دیکھیں اس سے کیا لگا ہے۔ ایمان غصے سے ناظرین کو دیکھتا ٹاول رشی کی طرف بڑھا کے بولا تو رشی نے ٹاول لے کر سونگا، پھر ہاتھ لگا کر بھی چیک کیا مگر وہ بالکل صحیح تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے، رشی ایمان کو گھورتے ہوئے بولی تو ایمان نے الجھ کر اس کے ہاتھ سے ٹاول لیا اور دوبارہ چیک کیا، وہ واقعی نارمل تھا۔ اس نے ناظرین کی طرف دیکھا جو سر جھکائے آنسو صاف کر رہی تھی۔ آپ میرے کپڑے دیکھیں اس سے کیا کیا۔ ایمان الماری کی طرف اشارہ کر کے بولا تو رشی اس کو گھورتے ہوئے الماری کی طرف بڑھی اور تینوں حصے باری باری کھولے مگر سب میں کپڑے ترتیب سے پڑے تھے۔ یہ دیکھ کے ایمان نے دوبارہ حیرانی سے ناظرین کو دیکھا جو ابھی تک سر جھکائے کھڑی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ایمان، مجھے لگا تھا تم بہت اچھے ہو اور سمجھتے ہو مگر تم تو باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے۔ ایک دن ہوا ہے تمہاری شادی کو اور تم ایسا سلوک کر رہے ہو بیوی کے ساتھ، مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ ارے ابھی تو وہ بچی یہاں کا کچھ جانتی بھی نہیں، پھر بھی تمہاری ساری ذمہ داری لینے کو تیار ہے، بجائے اس کو سمجھنے کہ تم یہ سب کر رہے ہو۔ شیم آن یو۔ رشی غصے سے بولی تو بات سر جھکا گیا، باقی سب بھی اس کو افسوس سے دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ رشی ایشی مشی کے جاتے ہی نازلی نے دروازہ بند کیا تو ایمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مسٹر ایمان تمہیں کیا لگا تھا تم رخصتی مانگو گے اور میں خاموشی سے سب مان لوں گی؟ میں نے ابھی تمہاری زندگی عذاب نہ کی نا تو میرا نام بھی نازلی نہیں۔ اب مردوں کی طرح سامنا کرو، ممی ڈیڈی کرتے آنٹی کے پیچھے نہ چھپو۔ نازلین تنزیہ مسکراتی ہوئی بولی تو ایمان سطح میں اسے دیکھنے لگا، تبھی نازلین نے کی اور کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ ایمان سر دونوں ہاتھوں میں تھام کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ نازلین نے زرار ایشی مشی کے پلانس پہ عمل کرتے ایمان کی زندگی صحیح معنی میں عذاب بنا دی تھی۔ وہ بیچارہ تو رخصتی کرا کے واقعی پچھتا رہا تھا، کبھی کھانوں میں نمک تیز، کبھی چائے میں چینی، کبھی رات سوتے ہی پنکھا بند ہو جاتا تو کبھی ہیئر برش سے پاؤڈر نکلتا۔ وہ تو صحیح معنی میں تنگ آ چکا تھا اور اب تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ مردانگی کا سوال تھا۔ میں بتا رہی ہوں ایشی، ہم سب مریں گے، اس کے پلان پہ عمل کرو۔ ان کے نکاح کو 1 ماہ ہونے کو تھا۔ اس سارے عرصے میں ایشی ہمدان سے بھی ناراض تھی۔ اس نے بہت بار منانے کی کوشش کی مگر ایشی نے اس کی بات نہ مانی۔ ابھی رات کے 11 بج رہے تھے، وہ چاروں چھت پہ موجود تھے۔ زرار اپنے کام میں مصروف تھا جبکہ یہ تینوں بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ جب زرار کو سامنے والے گھر کے چھت کے کونے میں بھی پٹاخے لگاتے دیکھ کے مشی ایشی سے بولی تو زرار نے گھور کے اسے دیکھا۔ شرم کرو لڑکی، شوہر ہوں میں تمہارا، شوہر کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے کیا؟ اس کے توتلے پن کو اگنور کر کے زرار اس کو مصنوعی ڈانٹتے ہوئے بولا تو ناظرین اور ایشی نے ہنسی روکی کیونکہ زرار ہمیشہ مشی کو یاد کراتا کہ وہ اس کا شوہر ہے مگر مشی ہمیشہ ایسے ہی کرتی۔ شوہر؟ ہاں شوہر تو دیکھو کھٹا باڑ نکلا چوہا۔ مشی منہ میں چپس رکھتے ہوئے تالی بجاتی ہنس کے بولی تو ایشی اور ناظری نے کہکا لگایا۔ ہاں تو خود کو دیکھا ہے خراب چکندر کہیں کی ہلکلی۔ زرار خفت مٹانے کے لیے بولا مگر اسے پتہ تب چلا جب مشی دونوں ہاتھوں سے اس کے بال پکڑے زور زور سے ہلانے لگی۔ میرے کو ہکلی بولا، ٹوٹے ٹرک کی شکل والے، میرے کو ہکلی بولا۔ مشی سخت غصے میں بولتے ہوئے اس کا سر ادھر ادھر گھمانے لگی تو زرار نے ہائے ہائے کرتے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ تبھی اس کی حالت دیکھ کر ایشی اور نازلی نے مشی کو بڑی مشکل سے پیچھے کیا۔ تبھی 12 بجے کا الارم ہوا اور آتش بازی شروع ہو گئی جس پہ زرار نے 12 بجے کا ٹائم لگایا تھا۔ 14 اگست شروع ہو چکی تھی۔ شروع میں تو چاروں خود ہی ڈرے اچھل گئے۔ آواز اندر گئی تو سب گھر والے بھاگے چھت پہ آئے جہاں وہ چاروں کھڑے آسمان پہ بکھری سبز اور
सफेद रोशनी से पाकिस्तान जिंदाबाद की पिक्चर्स बना रहे थे। सब घर वालों को देखते ही चारों दांत दिखाकर मुस्कुराने लगे तो सब ने इन्हें घूरा। ऋषि ने हाथ में पकड़ा पाँव वाला बाजा ऋषि के कान के पास बजाया, जिससे वो बेचारी गिरते गिरते बची और गुस्से से इसके हाथ से बाजा खींच लिया। ऋषि लेती रही मगर वापस ना मिला। सबने इनकी बेइज्जती की और आहिस्ता आहिस्ता नीचे चले गए। कहा था ना अभी मत बजाना, अब मैं नहीं दूंगी। सबकी जाती इशी मिशी का बाजा उठाने लगी तो वो आंखें दिखाकर बोली और नीचे चली गई। इसके पीछे ही जरा नाजरीन भी चले गए तो इशी भी गला प्लान सोचे नीचे चली गई थी। इसे एक बार फिर हमदान ही याद आया था, वही था जो इसकी मदद कर सकता था। क्या आप फ्री हैं? हिमदान जैसे ही बुक शेल्फ से एक बुक उठाकर वापस मुड़ा, इशी को पीछे खड़ा देख के हैरान हुआ, क्योंकि कितने ही दिनों से इशी इससे बात नहीं कर रही थी और आज खुद बात करने आई, वो भी इतने मीठे लहजे में। हाँ इशी, मैं फ्री हूँ, आओ बैठो। अपनी हैरत छुपाते हुए मुस्कुराकर बोला, फिर बुक वापस रख के इशी को पास सोफे पे बैठने का इशारा करते हुए बोला और खुद भी सोफे के साथ बड़े मेज के कोने पे बैठ गया। क्या बात है इशी, कुछ कहना है क्या? इशी जब खामोशी से बैठ गई तो कुछ देर हमदान ने इसके बोलने का इंतजार किया, मगर जब वो ना बोली तो खुद ही पूछ लिया, जी दानी भा, मेरा मतलब है। इशी को कुछ समझ ना आया कि क्या बोले। पहली दफा अपने नाम पे इशी को ऐसे अटकते देख के हमदान मुस्कुराने लगा। कोई बात नहीं, हो जाता है, आखिर बचपन से ऐसे बोल रही हो। खैर छोड़ो इसको, तुम बात बताओ, क्या बात करनी है? उसको मुसलसल उंगलियां मरोड़ते देख के हमदान ने उसे रिलैक्स किया और अजली नरम लहजे में बोला। इसके ऐसा बोलने से इशी को कुछ हौसला हुआ। मुझे आपसे एक चीज़ मांगनी थी, क्या आप ला कर देंगे मुझे? इशी मासूम शक्ल बनाकर बहुत आस से बोली। इसका ऐसे कहकर हमदान की धड़कन बढ़ा गया। वो उससे ना कह सका कि इशी की छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरी करना अपना फर्ज समझता है। अगर वो जान भी मांगे तो हमदान हंस कर दे देगा। क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हारी ख्वाहिश ना पूरी की हो? हमारा रिश्ता ज़रूर बदला है, मगर इससे तुम्हारा मकाम मज़ीद बढ़ गया है मेरे दिल में। हमदान वो जज्बे की आला में बोला तो इशी ने सर झुका के लब काटते हंसी रोकी, जबकि हमदान समझा इसकी आफत शर्मा गई है। मतलब मैं कुछ भी मांगूँ आप ला देंगे? इशी ने दोबारा सवाल किया। हमदान से आज कोई खुशी का मतलब पूछता तो वो बेख्तियार कह उठता, इस जालिम आतिफ के मुंह से आप सुनना। जैसे वो बात कर रही थी हमदान को लगा वो कोई नामुमकिन चीज़ भी मांगेगी तो वो ला देगा। तुम मांगो तो। इशी मुसलसल हमदान का सब्र आजमा रही थी। वो ना दानी भा, मेरा मतलब कि आप ना मुझे एक चीज़ ला दे, मैं आपके सिवा किसी से नहीं मांग सकती। इशी की ऐसी तकरीर पे हमदान का दिल बिल्लियों उछल पड़ा। तुम कहकर तो देखो इशी। हमदान थोड़ा इसके सामने झुका और इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर जज्बे के आला में बोला, वो ना। इशी को दिल शर्माती हुई बोली तो हमदान का रू कान बन गया कि इशी यहाँ इशी ख्वाहिश करे वहाँ वो पूरी कर दे। हाँ बोलो, हमदान उसे हौसला देते हुए बोला, जबकि इसका दिल फुल स्पीड से धड़क रहा था। मुझे ना जाम आज़ादी के लिए बाजा चाहिए। मेरा बाजा छोटी बहन ले लिया है और कोई मुझे बाजार से ला के देने के लिए तैयार नहीं। मुझे भी बाजा चाहिए, पा वाला। इशी की बात सुन पूरी हुई तो हमदान का दिल किया कि अपना साथ दीवार में मार ले। उसने सोच भी कैसे लिया इशी बदल सकती है। सारे खूबसूरत माहौल का सत्यानाश हो गया। हमदान संजीदगी से इशी का मुंह देख रहा था, जबकि इशी बहुत उम्मीद से उसे देख रही थी। इस वक्त हमदान के दिल की हालत वो ही जानता था। दिन यूं ही गुजरते गए। हमदान के रवैये ने बलाखिर इशी का दिल पिघला ही दिया था। सबकी ज़िंदगी अपने मामूल की डिगर पे चल पड़ी थी, सिवाय नाज़लीन और ईमान के, जो अभी तक बस लड़ने झगड़ने में मसरूफ़ थे। अब ईमान अपने कमरे की लड़ाई घर वालों तक ना लाता। उसे यही लगता था कि ये सारी लड़ाइयाँ उस तक और नाज़लीन तक महदूद है, मगर वो इस बात से बेखबर था कि इसके पीछे माइंड मास्टर कोई और है। मिशी और जरार भी वक्ता फ़वक्तन एक दूसरे पर तर्ज के तीर चलाते ही रहते थे, जैसे स्पेशली इशी बहुत इंजॉय करती थी और वो चाहती थी हमदान भी
زرار کی طرح اس سے لڑے اور کبھی کبھی خود ہی وجہ ڈھونڈ کے حمدان سے لڑتی، مگر وہ ہر بار لڑائی ختم کرنے کی کوشش کرتا اور بجائے زرار کی طرح لڑنے کے اس کو منا لیتا تو عشی چڑ جاتی۔ اب نکاح کو کافی وقت ہو گیا تھا اور سب کے نارمل رویے دیکھ کے گھر والوں نے رخصتی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ ایک ہفتے بعد عشی مشی کی رخصتی کے ساتھ ایمان اور نازلین کا ولیمہ بھی تھا۔ گھر میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع تھیں اور نازلین ایمان کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اپنے ولیمے کی شاپنگ خود دونوں جا کے کرو۔ اسپیشلی نازلین کے ولیمے کا ڈریس ان دونوں نے خود لینا تھا۔ نازلین نے بہت التجا کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سب اس کے احتجاج کو اگنور کر گئے تو بیچاری خاموش ہو گئی۔ آج اسے ایمان کے ساتھ شاپنگ پہ جانا تھا مگر وہ صبح سے کئی بہانے بنا چکی تھی۔ آخرکار عشی مشی نے اس کو ایک پلان سمجھا کے بھیجا تو وہ خوشی خوشی شاپنگ میں ایمان کے ساتھ چلی گئی۔ یہ والا پیک کر دے، یہ بھی، یہ آہا یہ بھی۔ 2 گھنٹے پورے مال میں ایسی گھما کے ذلیل کرنے کے بعد نازلین کو اپنی مطلوبہ شاپ ملی تو وہاں آتے ہی اس نے کافی مہنگے 6 سوٹ پسند کیے اور کاؤنٹر پہ دے دیے۔ ایمان منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوٹ کافی خوبصورت تھے، برائڈل سیکنڈ ڈے کے مناسب سے ہلکے تھے اور اتنے مہنگے اور اتنے سارے سوٹ، وہ بھی 2-3 سوٹ ایک ہی ڈیزائن کے، کلر الگ تھا مگر ڈیزائن ایک ہی تھا۔ اگر تم مجھے چڑھانا چاہتی ہو تو بالکل فضول طریقہ ڈھونڈا ہے تم نے، یہ کوئی بھی وجہ نہیں اتنے مہنگے اور اتنے سارے سوٹ لینے کے۔ اور ہاں، فنکشن ایک دن ہے تو سوٹ بھی ایک ہی ہوگا اور اس کے مطابق ہوگا۔ اتنے سارے پیک ڈریس دیکھ کر ایمان سنجیدگی سے بولا تو نازلین سکون سے اس کی طرف مڑی اور دونوں بازو سینے پہ باندھ کے اسے گھورنے لگی۔ اور اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہے تو اسے اپنے فضول پھچر دماغ سے نکال دو، کیونکہ یہ رسم دنیا ہے۔ ولیمے پہ سب گھر والوں کو بھی سوٹ گفٹ کیا جاتا ہے تو یہ رشی، ہما، زری، آنی اور عشی مشی اور منو آپی کے لیے ہے۔ ابھی ماما سارا بھابھی کے لیے بھی لینا ہے اور عشی مشی کی شادی کی تحفے بھی لینے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنا ریسیپشن ڈریس لوں گی، اس کے ساتھ باقی چیزیں۔ اگر تم میرا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تو بتا دو، میں ماما کو کال کر دیتی ہوں، وہ میرے پیسے بھجوا دیں گے۔ نازلینی نے خوب وار کیا، اسے پتہ تھا ماما والی بات پہ ایمان عزت کا مسئلہ بنا لے گا اور کبھی نہیں مانے گا۔ ہوا بھی وہی، ایمان نے اسے پیسے منگوانے سے منع کر دیا اور خود بل پے کر کے اس کے پیچھے باہر نکلا۔ نازلین بھی اس کا خوب صبر آزما رہی تھی۔ سارا اور بریرہ کے کپڑوں کے ساتھ اس نے ریا، عارب، عازب، شازیب، حرم صاحب، حاذق، اپنے پاپا، حمدان، زرار، حنان، یہاں تک کہ بچوں کے کپڑے بھی لے لیے۔ اس کے بعد بچوں کے لیے کھلونے لیے۔ ایمان بس دانت پیس کے رہ گیا۔ اس کے 2 سال کی کمائی اس کی بیوی نے چند گھنٹوں میں اڑا دی۔ سب چیزیں گاڑی میں رکھوانے کے بعد اس نے اپنا ریسیپشن کا ڈریس لیا جس کی ملکیت 1 لاکھ تھی۔ ایمان بیچارہ تو بے ہوش ہونے کو تھا، جبکہ اس کی ایسی حالت دیکھ کے نازلین دل ہی دل میں خوب مسکرا رہی تھی۔ اس کے بعد میچنگ کی جویلری اور سینڈل لینے کے بعد اس نے یہ سارا سامان بھی گاڑی میں رکھا اور دوبارہ مال کے اندر چلی گئی۔ ایمان بھی نڈھال سا اس کے پیچھے آیا۔ اب کیا بچوں کے پیمپر ڈیمپر بھی خریدنے ہیں؟ ایمان چڑھ کر بولا تو نازلین نے ہنسی دبائی۔ وہ ایمان کو تنگ کر کے بہت خوش ہو رہی تھی کیونکہ عشی مشی نے اسے بتایا تھا کہ ایمان شاپنگ کے معاملے میں بہت کنجوس ہے۔ بس میری کچھ چیزیں رہ گئی ہیں اور تم کیا میری چیزیں گن ہی رہے ہو؟ اگر تم پیسے نہیں دے سکتے تو میں ماما کو کہتی ہوں۔ نازلین بینک سے موبائل نکالتے سنجیدگی سے بولتے ایمان نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ پہلے کب انکار کیا؟ دے تو رہا ہوں، چلو۔ ایمان دانت پیس کے بولی تو نازلین نے ہنسی دبائی اور کافی ٹائم گھومنے کے بعد، ایمان کی ساری جمع پونجی خرچ کرنے کے بعد بالآخر اس کی شاپنگ ختم ہوئی اور دونوں گھر کو روانہ ہوئے۔ بیچارہ ایمان تو اکاؤنٹ خالی ہونے پہ غمزدہ تھا۔ یہ ریا آنی آپ کے لیے ڈریس لیا، یہ رشی آنی آپ کا، یہ زری آنی کا، یہ ہما آنی آپ کے لیے، اور یہ عشی مشی آپ کا اور منو آپی آپ کا۔ نازلین باری باری سب کو کپڑے پکڑاتی ہوئی بولی تو سب نے ہنسی چھپاتے ایمان کو دیکھا جس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ مردوں کو کپڑے دیتی ہوئی نازلین جیسی فارغ ہوئی تو سب نے ایمان کو دیکھ کر زوردار کہکا لگایا۔ نازلین بیٹا ایمان کو کچھ نہیں لے کر دیا؟
रिया ने मुस्कुराते हुए बोली तो नाजरीन ने उंगली दांतों में दबाकर ईमान की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। वो मैं भूल गई। नाजरीन मासूमियत से बोली तो सबने दोबारा कहका लगाया। कोई बात नहीं, कल मैं और हानी जाएंगे शॉपिंग के लिए तो ईमान हमारे साथ चल के ले लेगा। ईमान को गुस्से में देखकर हमदान बोला तो जरी उसे देख के मुस्कुराई। इसका बेटा हर मुश्किल में सबसे आगे होता था, हर एक की मदद के लिए। आज इशी मिशी की रुखसती का दिन था। शाह हाउस में हर तरफ खुशियों का सामान था। इशी मिशी और नाजरीन पार्लर जा चुकी थी। वापसी पे इन्हें ईमान ने मार्की में लाना था। इशी, मैं ये नहीं पहन रही, ये बहुत भारी है। मिशी माला को देखकर बुरे बुरे मुंह बनाती बोली तो इशी ने घूर कर उसे देखा। आज भी दोनों की ड्रेसिंग, मेकअप, ज्वेलरी और हेयर स्टाइल बिल्कुल सेम था। कोई देखते तो बिल्कुल पहचान ना पाता कि इशी कौन है और मिशी कौन। सिल्वर कलर की तुर्क मिक्सी के साथ ब्राइडल मेकअप और शाही माला के साथ तुर्क क्रॉल जिसपे सिल्वर कलर की जालीदार लड़ियां लगी थी। इशी के डांटने पे मिशी ने माला पहनी। ब्यूटिशियन ने दोनों के कर्ली बालों की लड़ियां क्राउन के साथ सेट की और बाकी बच्ची बालों में सिल्वर कलर की मोती सजाकर दाएं कंधे से आगे काट दिए। हाथों पे मेहंदी और फूलों के गजरे पहनाकर ब्यूटिशियन हटी तो इशी मिशी ने सिल्वर कलर की हील्स पहनी। जब मुकम्मल तैयार होकर पीछे मुड़ी तो नाजरीन इन दोनों को पहचान न पाई कि कौन इशी है और कौन मिशी। नाजरीन भी बेबी पिंक कलर की तुर्क मिक्सी में वैसी तुर्क क्रॉन और माला पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर इसका हेयर स्टाइल मुख्तलिफ था। बालों को स्ट्रेस करके दरमियान से मांग निकाले, दोनों साइड से बाल आगे की तरफ थे जिन पे क्रॉन की जालीदार लड़ियां लटक रही थी। कुछ देर बाद ईमान आ गया। जब तीनों तैयार होकर बाहर आई तो ईमान ने इशी मिशी के सर पे हाथ फेरा, मगर जब नजर नाराज थी नाजरीन पे गई तो इसने मुस्कुराहट छुपाई। वो बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। इशी मिशी के बार बार कहने पर नाजरीन नाराज होकर आगे बैठ गई। ईमान तीनों को मार्की लाया जहाँ फंक्शन शुरू था। तीनों के आते ही फुल प्रोटोकॉल में इन्हें स्टेज तक लाया गया और फोटोशूट शुरू हुआ। हर नजर इनसे हट नहीं रही थी। हर कोई माशाल्लाह कहता और तीनों जोड़ियों को हमेशा खुश रहने की दुआ देता। मिशी, चलो कोई शरारत करते हैं। काफ़ी देर सुकून से बैठने के बाद इशी मिशी के कान में सरगोशी करने वाले अंदाज में बोली तो मिशी ने हैरानगी से उसे देखा जैसे आज भी आराम नहीं था। वो देखो ज़रा। इशी दूर दरवाजे के बाहर इशारा करते हुए बोली तो मिशी ने भी इस जानिब देखा जहाँ पापड़ वाला खड़ा था। मार्की की साइड वाली खिड़की से बाहर का मनाज़र साफ नजर आ रहा था। मिशी के कोई जवाब देने से पहले इशी ने इसका हाथ पकड़ा और स्टेज से नीचे ले आई। हर कोई मुड़कर इन नमूनों को देख रहा था। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? ऋषि इनको स्टेज से उतरता देख के इनके पास आई और ऐसा आवाज में दांत पीस के बोली तो इशी ने ऋषि को मुस्कुरा कर देखा और मिशी का हाथ पकड़ बाहर भागी। हाँ, ये तुम्हारी ही औलाद है बेटा, अपनी बारात भूल गई क्या? रिया ऋषि के पास आते मुस्कुरा कर बोली तो ऋषि ने बेबसी से उसे देखा। भाई, हमारे लिए भी 2 तैयार करो, मसाला और नींबू तेज लगाना। इसी पास आते बोली तो पास खड़े बच्चों और पापड़ वाले ने इन्हें ऐसे देखा जैसे कोई और मखलूक आ गई हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? इसी मिशी को बाहर देखकर ईमान इनके पास आया और संजीदगी से बोला, हम ये ले रही हैं। दुनिया भर की मासूमियत चेहरे पे सजाए। जब इशी बोली तो ईमान ने सर पकड़ा। तुम चलो अंदर। ईमान दोनों को वापस मोड़ता बोला तो इशी ने मुंह बनाकर उसे देखा। तो फिर आप हमें ये लेकर दें। वहीं खड़ी होती इशी बोली तो गुस्से का घूंट भरते ईमान ने हामी भरी। मेरे लिए 2 लेने हैं, अगर ना लाए तो मैं फिर आ जाऊंगी। इशी उंगली दिखा के वॉर्न करती बोली तो ईमान ने आंखें सिकुड़ा कर अपनी छोटी पटाखा बहन को देखा और हाँ में सर हिलाया। तो इशी मिशी मुन्नों के साथ ब्राइडल रूम में चली गई। पापड़ पे तेज मसाला डाले ईमान ने इनको ला के दिए, जिसे सी करते इन्होंने खाया। आंखों में पानी आ गया, मगर परवाह किसे थी। कुछ देर बाद खाना खुला और इसके बाद सबकी दुआओं में दोनों रुखसत हुई।
मुझे आइसक्रीम खाने जाना है। सब मेहमानों को अलविदा करके अमान जब थका हारा कमरे में आया तो नाज़रीन लॉन के एक सूट आरामदेह सूट में मुबलिस पाँव का मसाज कर रही थी। मेकअप धुल चुका था। पीले रंग की शर्ट लॉन की शर्ट के साथ सफ़ेद रंग की कैपरी पहने, सीधा बालों को रफ सा जूड़ा बनाए वो बिल्कुल परसुकून लग रही थी। सफ़ेद ही शिफॉन का दुपट्टा बेड पे पड़ा था। जब ईमान सोफे पे बैठा शूज उतारने लगा तो नाज़रीन ने मसाज क्रीम सेट टेबल पे रखी, दुपट्टा गले में लटकाए, सैंडल पहन के ईमान के सामने खड़ी होती, दोनों हाथ सीने पे बांध के बोली तो ईमान हैरत से उसे देखा था जिसका अभी कुछ देर पहले वलीमा हुआ था। ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं लेके जाना तो बता दो, मैं खुद चली जाती हूँ। नाज़रीन अपने पाँव उठाती हुई बोली तो माँ ने दांत पीसे और उठ के बाहर जाते उसे चलने का कहा। नाज़रीन भी हंसी दबाए इसके पीछे चल पड़ी। ईमान के साथ इतना वक्त गुजारने के बाद अब इसके दिल में ईमान के लिए ना नफरत थी ना गुस्सा, बस उसे तंग करने में मज़ा आता था उसे। हम बाइक पे जाएंगे। ईमान को गाड़ी की तरफ बढ़ता देख के नाज़रीन बच्चों की तरह पाँव पटक कर बोली, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या कहीं गिरा हुआ है? ईमान चढ़ कर बोला तो नाज़रीन ने मुंह बनाकर उसे देखा। प्लीज़ चलो ना, आज बाइक पे चलते हैं, मज़ा आएगा, खूब एंजॉय करेंगे प्लीज़। नाज़रीन ईमान का बाजू पकड़ कर बच्चों की तरह मासूमियत से बोली तो ईमान बस इसका चेहरा देखता रह गया और चाह कर भी इनकार ना कर सका। जब उसने बाइक घर से बाहर निकाली और स्टार्ट की तो गली सुनसान पड़ी थी। नाज़रीन भी लड़कों की तरह बाइक पे बैठ गई। ईमान ने बहुत कहा उसे दूसरी तरफ बैठने का, मगर वो ना मानी तो ईमान ने हार मानते हुए बाइक आगे बढ़ाई। हमदान जब कमरे में आया तो इशी कमरे में नहीं थी। इसको तलाश करते उसने इधर उधर देखा मगर न दीदा। वॉशरूम का भी दरवाज़ा खुला था। जब उसे यकीन हो गया कि इशी कमरे में नहीं है तो दोनों हाथों में माथा मसलते वो कमरे से बाहर निकला जहाँ लाइट्स ऑफ थी। हर चीज़ को टटोलता वो इशी बिशी के मुश्तरका कमरे की तरफ बढ़ा क्योंकि उसे पता था इशी वही होगी। कुछ कदम आगे बढ़ती इसका किसी से जोरदार टकराव हुआ और मुकाबले ने चीख मारी तो हमदान ने फौरन इसके मुंह पे हाथ रखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मध्यम मध्यम रोशनी में जरार को देख के हमदान ऐसा आवाज में बोला, वही जो आप कर रहे हैं। जरार दांत दिखाकर बोला तो हमदान ने सर खुजाया, यानी इसकी भी बीवी गैप थी। दोनों जैसे ही इनके कमरे के पास पहुंचे और दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुए तो सामने ही दोनों महारानियां सोफे पे बैठी समोसे चाट के साथ साफ कर रही थी। सामने ही बिरयानी की आधी खाई प्लेट पड़ी थी और कोल्ड ड्रिंक की आधी केन भी पड़ी थी। दोनों को सामने देख के हमदान और जरार ने सीने पे बाजू बांधे और इन्हें देखने लगे तो निवाला चबाते मासूम शक्ल बना के दोनों खड़ी हो गई। इनको पहचाने गए कैसे? आज दोनों में कोई भी फर्क ना देखकर हमदान कंफ्यूज सा ऐसा से बोला तो जरार ने चुटकी बजा के कहा, ऐसे देखा, मैंने कहा था ना ये नहीं पहचान सकेंगे, अब आएगा मज़ा। इशी मिशी के कान में बोली और आंख दबाई। मिशी मोटी कहीं की कम ठूसा करो, खा खा के आंटी लग रही हो। आज भी सब कह रहे थे मासूम से बच्चे की शादी इतनी बड़ी औरत से कर दी। जरार मुंह बनाकर मोबाइल में देखते हुए बोला तो मिशी ने आंखें फाड़े अपना जायजा लिया। जिसका वजन बमुश्किल 45 किलो था और इसका शौहर उसे आंटी कह रहा था। मोटे जड़ाड़ खड़ूस सड़ू खुद हो गए अंकल, काले सांड खबरदार जो मुझे मोटी बोला तो तुम्हारा कीमा बना दूंगी। कल खबरों में आएगा एक बहादुर मासूम लड़की ने एक दहशतगर्द को मार दिया। मिशी की जबान को ताला हमदान और जरार के कहके पे लगा। जब उसने मुड़कर इशी को देखा जो खूनखार नजरों से उसे देख रही थी, वो मेरे मुंह से निकल गया। मिशी मुंह बनाकर बोली तो इशी वैसे ही खड़ी रही। सारे प्लान पे मिशी के रेर ने पानी फेर दिया था। देखा भाई, मैंने कहा था ना मैं पहचान लूंगा। जरार कॉलर इकड़ा कर बोला तो हमदान ने उसे दादी और इशी को लेकर ले गया। जब मिशी ने कुछ
कुशन से जरार पे हमला किया, जो हर कुशन कैच करके कहका लगाता और मिशी की जबान चढ़ाता, वो जो मजीद तप जाती और कुशन उठाकर मारती। सारे कुशन खत्म होने पे जरार ने उसे सॉरी किया और उसे लेकर कमरे में आ गया। मिशी अभी भी इससे नाराज थी। ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हम डेट पर आए हों? मेहंदी लगे हाथों से आइसक्रीम खाते नाजरीन तजस्सुस से बोली। रात के इस वक्त रश बहुत कम था, लोगों में ज्यादा मर्द ही नजर आ रहे थे जो पास से गुजरते अजीब नजरों से इन दोनों को देखते। तो आइसक्रीम पार्लर में बाहर घास पे टांगे लंबी किए आज बैठे आइसक्रीम खा रहे थे। ईमान को शुरू में गुस्सा तो बहुत था आया, मगर नाजरीन के साथ घूमते उसे अच्छा लग रहा था। हाँ, अभी जहाँ तुम्हारे 2-4 भाई निकल आएंगे और बोलेंगे तुम्हारी बहन को छेड़ रहा था। ईमान भी मुस्कुराते हुए बोला तो नाजरीन ने कहका लगाया, बहुत मज़ा आएगा भाई, कह दूं मैं तो उसे जानती ही नहीं, एमी मेरे पीछे पड़ा है। नाजरीन मज़े से आइसक्रीम खाते हुए बोली तो ईमान ने सदमे से उसे देखा। जालिम औरत, शर्म नहीं आएगी शौहर को मरवाते हुए? ईमान मासूमियत से बोला तो नाजरीन ने नफ़ी में सर हिलाया और साथ ही कहका लगाया। यूं ही हंसते और ईमान को तंग करते ही उसने आइसक्रीम ख़त्म की और पैसे दे के दोनों पार्किंग में आए। तभी 3 लड़के वहां आ गए जो दिखने में दुबले पतले थे। इनके हाथ में पिस्तौल था जो उन्होंने ईमान के सर पर रखी तो नाज़रीन घबरा गई, मगर ऐसी सूरत हाल में उसे खुद के डर पे काबू पाना अच्छे से आता था। जो कुछ है जल्दी निकालो, एक लड़का हाथ आगे करके डराने वाले अंदाज में बोला। ही। नाजरीन दांत निकालने लगी तो इतनी सीरियस सिचुएशन में भी इसको सीरियस ना होता देख के ईमान ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। ये क्या कर रही हो? वही लड़का गुस्से से बोला। नजर नहीं आ रहा दांत निकाल रही हूँ, खुद ही कहा है जो है निकाल दो। ही। बात खत्म करती नाजरीन दोबारा हंसी तो इसकी अजीब मुंतक पर ईमान ने हंसी दबाई। ये ऐसे नहीं मानेगी। तीनों लड़के ने सामने खड़े होकर बाजू फोल्ड करते बोले तो ईमान ने मुड़ के हैरत से साथ खड़ी लड़की को देखा जो दुपट्टा कमर पे बांध के बाजू फोल्ड कर चुकी थी। ऐसे क्या देख रहे हो? शायद तुम भूल गए मैं एक फाइटर हूँ और इन तीनों माचिस की तीलियों को अकेले ही सबक सिखा सकती हूँ। नाज़रीन आंखें घुमाकर बोली तो ईमान मुस्कुराया। तभी दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। जब नाज़रीन ईमान का बाजू पकड़ के घूमी और दोनों पाँव सामने खड़े लड़के के मुंह पे मारे, कुछ ही देर बाद वो तीनों हाय हाय कहते भाग गए। तो नाज़रीन ने हाथ झाड़ के गर्दन कड़ाए ईमान को देखा जैसे कह रही हो देखा। इसके बाद नाज़रीन ईमान को जबरदस्ती पार्क ले गई और पत्थरों से बनी ऊंची जगह पे बैठ गई। ईमान भी इसके साथ बैठ गया। यूं ही रात गुजर गई और दोनों ने यहाँ से सनसेट का खूबसूरत मनाजिर देखा। इसके बाद दोनों थके हारे घर आए जहाँ सब सो रहे थे। वो दोनों भी अपने कमरे में चले गए। इन दोनों के दरमियान जो आखिरी गुस्से की दीवार खड़ी थी, नाज़रीन ने उसे भी आज गिरा दिया। ईमान ने उसे खूबसूरत सा ब्रेसलेट गिफ्ट किया और सॉरी भी किया उसे ऐसे अचानक रुखसती की और उसे इतना तंग करने की। 5 साल बाद रूमी वही रुको अभी बताती हूँ। इशी अपने 6 माह के बेटे शामान को जब नहला कर बाहर आई। इसकी 4 साल बेटी रूमी, जिसे उसने अभी साफ कपड़े पहना के हमदान के हवाले किया था, बाप को मोबाइल में बिजी देख के बाहर निकल गई और बाहर से बिल्ली के बच्चे को दम से पकड़े गंदे किए उसने घसीटते हुए कमरे में ला रही थी जब इशी रोती शक्ल बना के चीख के बोली और टॉवल में लिपटे बच्चे को बेड पे डालते इसकी तरफ भागी, जो मोटी मोटी आंखें टमटमाते माँ को देख रही थी। तभी बेड पे बैठा हमदान इशी से पहले रोमी तक पहुंचा और उसे उठा के बाहर भागा। उसे पता था इशी रोमी को अब छोड़ने वाली नहीं थी। हमदान ने जैसे ही रोमी को उठाया तो बिल्ली का बच्चा अपनी जान बख्शी पे बाहर भागा। इसके पंजे मिट्टी से गंदे थे, जहाँ से गुजरा पंजों के निशान छोड़ गया। इशी ने सर पकड़ के गंदे फर्श को देखा, फिर हमदान और रोमी को जो ऋषि के कमरे में पहुंच चुके थे और रोमी को उठाने की वजह से हमदान के कपड़े भी गंदे हो चुके थे। तो फिर कैसा लगता है अपनी जैसी बेटी देख के? तभी इशी के पास जरार आया और मुस्कुरा के बोला तो इशी ने सोफे पे पड़ा कुशन उठा के उसे मारा, जो उसने हंसते हुए कैच किया और दोबारा इशी की तरफ फेंका, जो सीधा उसके नाक पे लगा और तभी जरार हंसते हुए कमरे में भाग गया।
اور عشی اپنی ناک دباتے اسے گھورنے لگی۔ جب شامان کے رونے کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ روتی شکل بنا کے اندر کی طرف بھاگی۔ دونوں بچوں نے اسے رنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک کا رونا ختم نہیں ہوتا تھا تو دوسرے کے الٹے کام۔ ماما آپ زیادہ لائق تھیں یا پاپا؟ مشی اپنے 4 سالہ بیٹے شایان کو ہوم ورک کرا رہی تھی جب وہ منہ میں پینسل دے کر بولا، آپ کی ماما لائق تھی۔ ہاں پاپا تو اسکول کے باہر پستہ بیچتے تھے نا۔ مشی اس کی چھوٹی سی ناک دبا کر بولی۔ جب کمرے میں داخل ہوتا زرار چڑھ کر بولا، ہاں بالکل، وہ تو کامیابی میرے قدم چومتی تھی ورنہ تم تو جل کے کالے ہو گئے۔ مشی نے دو بدو جواب دیا، یہ کامیابی قدم کشے چومتی ہے پاپا؟ شایان کا اگلا سوال تیار تھا، آپ کے پاپا کے تو کبھی کامیابی نے قدم ہی میں چومے نہیں، انہیں کیا پتہ کیسے چومتی ہے؟ مشی زرار کو چڑھاتے ہوئے بولی، ہے کیوں نہیں تمہیں؟ شایان نے دوبارہ سوال کیا تو زرار مسکرانے لگا کہ اب مشی پھنس چکی ہے، مگر مشی کے جواب پہ اس کا منہ کھل گیا، کیونکہ جب کامیابی آپ کے پاپا کے قدم چومنے آتی تو آپ کے پاپا کے پاؤں کی بو سے بے ہوش ہو جاتی۔ مشی برا سا منہ بنا کر بولی تو شایان بھی چھوٹے سے ہاتھ سے ناک دباتے برا سا منہ بنا کے زرار کو دیکھنے لگا۔ کس چیز کی بو آتی ہے ماما؟ جلنے کی۔ ہاں، جب تمہاری ماں جرابوں کو جرابیں بولنے کے مجھے پکڑائے گی تو وہ تو غصے سے جلیں بھنیں گی ہی نا۔ زرار نے بھی ویسے ہی جواب دیا تو مشی نے اسے گھورا، جو ہمیشہ بیٹے کے سامنے اس کا مذاق بناتا تھا مگر چپ رہنے میں ہی آفت جانی۔ ارے بیٹا حمدان کہاں ہے؟ رات 8 بجے جب سب ٹی وی کے سامنے اکٹھے ہوئے تو زری نے عشی سے پوچھا، کیونکہ ابھی کچھ دیر میں زرار کا لائیو شو آنے والا تھا جس میں اس نے ایمان اور حنان کے ساتھ شو کرنا تھا کرکٹ کے بارے میں۔ وہ کسی ضروری کام سے گئے ہیں، عشی نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر شامان کو زری کی گود میں بٹھاتے خود مشی اور نازلین کے ساتھ آ کے کارپٹ پہ بیٹھ گئی، جہاں نازلین اپنے 3 سالہ بیٹے شاویز کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ شو دیکھ رہی تھی۔ عشی کی بیٹی رومی اور مشی کا بیٹا شایان ٹی وی کے سامنے کشن رکھ کے بیٹھے لڑ رہے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ شو ہنسی خوشی ود زرار شاہ، اور آف کورس میں ہوں آپ کا فیوریٹ معصوم شریف ہینڈسم ہوسٹ زرار شاہ۔ اللہ حادثوں کی نظروں سے بچائے۔ ہاں یہ نہیں سدھرے گا۔ زرار اپنی فنی نیچر میں شروع تھا۔ جب ریا ہنستے ہوئے بولی تو باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ جی تو آج میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں شاہ فیملی کے 2 ایسے ستاروں سے جنہیں لگ چکا ہے گرہن۔ زرار آنکھ دباتے ہوئے بولا تو ایمان نے ٹیبل کے نیچے سے اس کے پاؤں پہ اپنا پاؤں مارا تو وہ فوراً اپنی سیدھی ٹون میں آیا اور شرافت سے دونوں کا تعارف کروایا، مگر ساتھ ساتھ اس کے لطیفے جاری تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا شو ہمیشہ ہائی ریٹنگ پہ رہا۔ جی تو شو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو دیتے ہیں ایک بہت اہم خبر۔ جی تو ناظرین، ہماری پاک فوج نے اسلام آباد میں دہشت گردوں کی ایک بڑی کوشش ناکام بنا دی، جو بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود شہر میں لا رہے تھے، جو شہر میں مختلف مقامات کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہونا تھا، مگر پاک فوج ہی بر وقت کارروائی نے ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ اس آپریشن میں تمام دہشت گرد موقع پہ ہی جہاں بھگ ہو گئے، مگر افسوس کی خبر آپ کو دیتے چلیں، اس کارروائی میں 2 فوجی جوان شہید ہو گئے اور 3 شدید زخمی۔ شہید ہونے والوں کے نام زاہد اور افتخار تھے، جبکہ زخمی ہونے والوں میں دانیال، ریان اور ایک فوجی آفیسر میجر حمدان شاہ۔ حمدان کا نام لیتی ہی جیسے ہر طرف سکتہ طاری ہو گیا۔ زرار کا رنگ پل میں بدلا ہے۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے ایمان اور حنان کو دیکھا۔ ان کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ رانی بھائی، وہ تینوں یک آواز بولے اور سب وہیں چھوڑ کر باہر بھاگے۔ سب حیرانی سے انہیں دیکھ رہے تھے جو لائیو شو چھوڑ کر پاگلوں کی طرح باہر کو بھاگ گئے۔ دانی شاہ ہاؤس کی مکینوں پر بھی یہ خبر کسی بم کی طرح گری۔ عشی
سرگوشی کی سی آواز میں بولی، جبکہ باہر گاڑیوں کی آوازیں، سب کی دعاؤں کو رونے کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ نازلین اور میشی بچوں کے پاس رہ گئی تھی۔ منو اور حیرام صاحب بھی گھر ہی تھے، جبکہ باقی سب ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ ایشی ابھی تک ستے میں تھی جیسے یہ سب خواب ہو۔ ایمان، حنان اور زرار ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ ہر طرف خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کبھی ایک فون کر کے پوچھ رہا تھا تو کوئی ہسپتال کا ایڈریس پوچھ رہا تھا۔ سب سرخ آنکھوں سے ایمرجنسی کے دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ موبائل کی رنگ ٹیون تو کبھی نرس کی جلد آمد، کبھی دوائیاں مانگتی جاتی تو کبھی خون، کبھی سائن کرائے جاتے تو کبھی بلڈ گروپ میچ نہ ہونے کی ٹینشن میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ، جبکہ ایشی اس سب سے بے خبر ایمرجنسی کے دروازے کو گھور رہی تھی۔ ہمدان کی ایک ایک یاد اس کے ذہن کے پردے میں اتر رہی تھی۔ کبھی وہ ہنستا ہوا اسے رشی سے بچاتا تو کبھی وہی ہنسی سجائے رومی کو اس سے بچاتا۔ ایشی، میں ایک فوجی ہوں اور سب کی طرح میری خواہش بھی شہادت ہے۔ اگر کبھی وہ خوش قسمت مرا آیا تو تم رونا مت، خوش ہونا کہ تم شہید کی بیوہ ہو۔ رات کو چاند دیکھتے ہمدان کھوئے ہوئے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تو ایشی کے آنسو اس کی گود میں رکھے ہاتھ پر گرے۔ ارے پاگل، روتی کیوں ہو؟ تم تو بہت بہادر ہو نا۔ ہسپتال کے کوارٹر میں شور نے ایشی کو پرانی یادوں سے باہر کھینچا تو وہ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب روتے ہوئے زری نے اسے گلے لگایا تو وہ ہچکیاں لیتے بولی، آنی میں نہیں ہوں بہادر، میں بالکل بھی بہادر نہیں، پلیز آپ دانی کو بتائیں اس کی ایشی نہیں ہے بہادر۔ زری کے دوپٹے میں منہ چھپائے وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی تو زری کے آنسو میں بھی روانی آ گئی اور وہ اسے حوصلہ دینے لگی۔ جب ایمرجنسی سے ڈاکٹر باہر آیا، ڈاکٹر صاحب کیسا ہے میرا بھائی؟ زرار نے آنسو صاف کرتے پوچھا تو ڈاکٹر نے اس کے کندھے میں ہاتھ رکھ کر سوری بولا۔ کوارٹر میں جیسے سب کو سانپ سو گیا ہو، جیسے زندگی رک گئی ہو۔ سب ستے میں اپنی اپنی جگہ برف کی طرح جم گئے۔ سب سے پہلے ہوش ایشی کو آیا جو اپنا دوپٹہ وہیں چھوڑے اندر کی طرف بھاگی۔ اس کے پیچھے باقی سب بھی اندر آئے، مگر دروازے میں ہی سب کے پاؤں رک گئے۔ سامنے سفید چادر میں لپٹا وجود ان سب کو مار گیا تھا۔ ایمان نے روتے ہوئے ایشی کو آگے بڑھنے کا کہا۔ جب اس نے نفی میں سر ہلایا تو ایمان نے اسے گلے لگایا اور خود ہمدان تک لایا جس کا منہ بھی سفید چادر میں چھپا تھا۔ پلیز بھائی مت آرے۔ جب ایمان چادر ہٹانے لگا تو ایشی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے منع کیا۔ ایمان نے اس کے سر پہ پیار کیا اور ہاتھ چھڑا کر چادر ہٹائی تو ایشی نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ مسز ہمیشہ سرپرائز دیتی ہو، ایک بار تو مجھ معصوم کی بھی بنتی ہے نا۔ ایشی کی سماعتوں سے ہمدان کی آواز ٹکرائی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور ہمدان کو دیکھا جو تھکے تھکے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ باقی سب بھی بت بنے ہمدان کو دیکھ رہے تھے۔ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے، آپ سب پہلے امتحان میں فیل ہو گئے۔ بڑے چھوٹے دل کے نکلے سب یار۔ مجھے لگا تھا شہادت کے رتبے پہ سب اللہ کا شکر ادا کریں، مگر یہاں تو سب رونے لگے۔ ہمدان ویسے ہی تھکے تھکے انداز میں کہا تو ایشی نے زور سے مکہ اس کے سینے پہ مارا تو وہ چیخ اٹھا۔ تبھی ایمان نے ایشی کو دوسرا مکہ مارنے سے روک لیا۔ باقی سب نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، جبکہ ایشی ناراض سی منہ بنا کر بیٹھ گئی کہ یہ بھی کوئی مذاق تھا کیا۔ زری نے بڑی مشکل سے اسے منایا۔ آخر ہمدان نے بھی کان پکڑ لیے۔ 5 دن بعد ہمدان کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کا بہت اچھا استقبال کیا گیا۔ آخر میں سب نے مسکراتے ہوئے فیملی پک لی۔ ہنسی غم ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور جو ان دونوں صورتوں میں ساتھ ہو وہ بہت اسپیشل ہوتے ہیں، اور زندگی انہی کے سنگ خوبصورت ہوتی ہے۔ کسی کے چلے جانے سے زندگی رکتی نہیں، ہاں کچھ رنگ ضرور کم ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے، کسی کے چلے جانے کے بعد کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ہاں دوسروں کا ساتھ کچھ تبدیلیاں لا سکتا ہے مگر کسی کو بھلا نہیں سکتا۔ وہ یاد آتے ہیں کبھی ڈھلتی شاموں میں، کبھی ویسی ہنسی میں، کبھی کچھ باتیں میں۔ کبھی یہ بھی سچ ہے کسی کے جانے سے زندگی نہ رکتی ہے نہ ختم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو رنگوں سے رنگین بنانا جانتے ہیں۔ شاہ ہاؤس کے سارے مکین ایک دوسرے کے لیے بہت خاص ہیں اور ایسے ہی ایک دوسرے کی خوشی غم میں شریک ہو کر
اپنے پن کا احساس دلانے والے